हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसजे क्लासेस। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 9 का मैथ्स जो चैप्टर 8 है क्वाड्रिलेटरल्स। इस चैप्टर में अधिकतर स्टूडेंट को बहुत दिक्कत होता है क्वाड्रिलेटरल्स में। जिनका चैप्टर 7 जो है कॉन्ग्रुएंस वो क्लियर होगा, जो अच्छे से स्टैंडर्ड 8 9 में अच्छे से पढ़े होंगे कॉन्ग्रुएंस, उनके लिए ये चैप्टर बहुत ईजी है। नहीं तो कॉन्ग्रुएंस में अगर आपको दिक्कत होता है तो फिर आपको यहाँ पे दिक्कत होगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको ट्राई करूँगा कि आपके लिए थोड़ा बेस्ट अच्छा कर सकूँ। तो आप लोग को जो भी क्वाड्रिलेटर्स का क्वेश्चन बनाना है उसके पहले इसमें जो 4-5 नेम है क्वाड्रिलेटर्स के, उनका प्रॉपर्टी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। बिना प्रॉपर्टी का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो प्रॉपर्टी याद रखना सबसे मस्ट है इस चैप्टर में। अगर प्रॉपर्टी याद है तो आधा से अधिक क्वेश्चन तो प्रॉपर्टी के साथ ही बन जाएगा और उसमें समझ में आएगा कि यहाँ वीडियो में हमको आगे वीडियो बोल रहा हूँ मैं, क्वेश्चन में आगे क्या करना है, क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करना है। तो प्रॉपर्टी मस्ट है। तो हम लोग पहले इसमें प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे कि क्या क्या प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन जो है एनसीईआरटी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और उसके साथ साथ उसमें जो एग्जाम्पल क्वेश्चन है उसको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक ही वीडियो में जो चैप्टर 8.1 है और 8.2 दोनों चैप्टर को मैंने एक ही वीडियो में कवर किया, तो ये थोड़ा वीडियो लंबा होगा। तो जब आप 8.1 वीडियो 8.1 का जब क्वेश्चन आप पूरा तरह देख लोगे तो थोड़ा सा रुक करके थोड़ा देर वेट करके उसके बाद 8.2 का क्वेश्चन इसी में देखोगे वीडियो देखने। तो एक बार में सारा देखने से क्या होगा, ये थोड़ा सा ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, इसीलिए 8.1 देख करके आप रुक जाओगे और कुछ देर बाद फिर 8.2 देखोगे इसी वीडियो में। चलो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो जनरली जो हम लोग का चैप्टर है वो है क्वाड्रिलेटरल। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है, क्वाड्रिलेटरल किसको बोलते हैं? तो एक्चुअल में ये क्लोज्ड फिगर है, ठीक है। ये क्लोज्ड फिगर ये कैसे बनता है? बाय दी गोइंग 4 पॉइंट्स इन ऑर्डर इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। किसी ऑर्डर में जब 4 पॉइंट को रखा जाता है तो एक क्लोज्ड फिगर बनता है। उस क्लोज्ड फिगर को हम लोग क्वाड्रिलेटरल्स बोलते हैं। जैसे आप फिगर में यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। हमारा क्वाड्रिलेटरल, तो क्वाड्रिलेटरल का शेप बदल सकता है, चेंजेस हो सकता है, लेकिन क्लोज्ड फॉर्म में 4 पॉइंट बनना चाहिए। जैसे यहाँ पे 1 2 3 4, तो इसको हम लोग क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे। और क्वाड्रिलेटरल होने का क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है? तो क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड्स होते हैं। देखो 1 2 3 4 साइड्स किसको बोलते हैं? ये आर्म जो है ना, ये आर्म, ठीक है, इसको साइड्स बोलते हैं, ठीक है। एक तरह का ये लाइन सेगमेंट है, तो इन दोनों पॉइंट के बीच में फिक्स डिस्टेंस है, तो ये लाइन सेगमेंट एक तरह का 4 लाइन सेगमेंट होता है। उसी लाइन सेगमेंट को हम लोग साइड बोलते हैं, ठीक है, आर्म बोलते हैं, कभी कभी आर्म भी बोलते हैं, तो कंफ्यूज नहीं करोगे। उसके बाद 4 एंगल्स। देखो एंगल्स किसको बोलते हैं? कि वैसा स्पेस, वैसा जगह जहाँ पर दो रे जो है या फिर दो लाइंस मीट करते हैं, तो वहाँ पे जो ये फिगर बनता है उसको हम लोग एंगल बोलते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एंगल हो गया 1 2 3 4, 4 एंगल्स। तो 4 साइड 4 एंगल हमने देख लिया। अब वर्टिसेस, बहुत किसी को वर्टिसेस में दिक्कत होता है। वर्टिसेस किसको बोलते हैं? तो वैसा स्पेस, वैसा प्लेस जहाँ पर दो लाइन मीट करे, जिस पॉइंट पर दो लाइन मीट करता है उस पॉइंट को हम लोग वर्टिसेस बोलते हैं। तो इसमें एक वर्टिसेस यहाँ, एक वर्टिसेस यहाँ, 2 एक 3 एक 4, तो ये हमारा वर्टिसेस है, ठीक है। तो हमने साइड जाना, 4 साइड होता है, 4 एंगल होता है, 4 वर्टिसेस होता है। और डायगोनल, अब बात है डायगोनल का। डायगोनल किसको बोलते हैं? तो अपोजिट वर्टिसेस से अपोजिट वर्टिसेस तक डायरेक्ट खींचा हुआ लाइन जो है वो हमारा डायगोनल है। जैसे बी से हम डायरेक्ट डी पर लाइन जो खींच रहे हैं ये हमारा डायगोनल हो गया। ए से जो सी को मिला रहे हैं तो ये हमारा डायगोनल हो गया। तो ये कोई किसी भी रेक्टेंगल में, रेक्टेंगल नहीं, ये क्वाड्रिलेटरल में मैक्सिमम जो है 2 होता है। हाँ, आगे हम लोग देखते हैं हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। तो क्वाड्रिलेटरल का जो एंगल सम प्रॉपर्टी है वो क्या कहता है? तो जिस तरह से किसी भी ट्रायंगल का एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहता है कि उसके ऑल एंगल का समेशन 180 डिग्री होता है, उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल का क्या कहता है कि कोई भी क्वाड्रिलेटरल है तो उसके ऑल एंगल का समेशन जो होगा वो 360 डिग्री होगा। तो ये याद रखोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। द सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल विल बी 360 डिग्री। ये हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी कभी प्रूफ करने नहीं आता है, लेकिन अगर बाई चांस कभी आता है तो सिंपल सा आप उसको कैसे प्रूफ करोगे, मैं हिंट देता हूँ आपको कि ये हमारा अगर क्वाड्रिलेटरल है जिसमें हमारा ए बी सी और डी, ये हो गया। उसके बाद
तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल का एंगल सम प्रॉपर्टी बनाने के लिए पहले उसको ट्रायंगल हम लोग बनाएंगे। ट्रायंगल कैसे बनाएंगे? तो किसी एक साइड से हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उसको मिला देंगे। तो इस तरह से एक डायगोनल हम लोग खींच दिए। तो डायगोनल खींचने से क्या हुआ, ये दो ट्रायंगल में, एक ये और एक ये, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। अब दो ट्रायंगल में डिवाइड होने से क्या होगा कि हम लोग क्या करेंगे कि दोनों का अलग अलग निकाल लेंगे। तो जब हम सिर्फ इस ट्रायंगल का बात करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल ADC। ADC में क्या होगा, तीनों एंगल का समेशन 180 होगा कि नहीं होगा, यानी एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C। आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इसको ऐसे लिख सकते हो DAC, DCA और ADC, ऐसा भी नेम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो तीनों का समेशन कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, उसके बाद इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। नेक्स्ट सिमिलरली इस ट्रायंगल में लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल इसमें भी तीनों एंगल के समेशन 180 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 डिग्री आएगा। अब देखो, अब क्या करेंगे कि एक इक्वेशन 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 और 2 को क्या करेंगे, हम लोग ऐड कर देंगे। तो याद रखोगे यहाँ पे ADC है, यहाँ पे ABC है। ठीक है, ये हमारा डायग्राम था ABCD और इसको ऐसे मैच किए थे। तो यहाँ पे हमारा दोनों सम करेंगे तो एंगल A प्लस एंगल D प्लस एंगल C ये आया था, और प्लस एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल टू 180 इसका भी था, 180 इसका भी था, दोनों को जोड़ेंगे 360। इक्वेशन 1 और 2 जोड़ रहे हैं हम लोग। तो यहाँ समझो कि ये जो एंगल A आया था, इस ट्रायंगल का जो एंगल A है ये तो हाफ ही है ना। एक्चुअल में एंगल A तो ये पूरा एंगल A है, लेकिन ये हमारा हाफ है, यानी इस ट्रायंगल में हाफ एंगल A यहाँ है और इस ट्रायंगल में एंगल हाफ A यहाँ है। तो ये और ये मिल करके एक पूरा A हो जाएगा, एंगल A होगा पूरा A। उसी तरह से C हाफ यहाँ है, C हाफ यहाँ है, तो इन दोनों को मिला करके पूरा C हो जाएगा। तो ये C और ये C मिला करके पूरा एंगल C हो गया। ठीक है, उसके बाद क्या क्या बचा, B और D, ये तो पहले से पूरा लिए हुए ना, तो B और D, तो एंगल B प्लस एंगल D इक्वल टू कितना हो गया, 360 दिया हुआ है, ये देखो यहाँ पे। तो इस तरह से प्रूफ हो गया कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल में उसके ऑल एंगल का समेशन कितना होता है, 360 डिग्री। समझ में आया? ये A और A को जोड़ने से A कैसे आया। हम लोग जब इस A को क्या लिखते, DAC लिखते, DAC प्लस यहाँ क्या लिखते, CAB लिखते, CAB। तो इन दोनों को जोड़ते थे, ये पूरा मिलता है A, तो मैंने इसीलिए A को जोड़ के A लिखा है। उसी तरह से C को जोड़ के C, A और C मिल गया, और D तो पहले से पूरा से था, B भी पूरा था, तो D और B। तो इस तरह से चारों एंगल का समेशन 360 होता है, ये प्रूफ हो गया। प्रूफ ऐसे आएगा नहीं, बस आपको ऐसे मन में ध्यान रखना है कि कैसे हुआ। अब हम लोग एंगल सम प्रॉपर्टी के बाद हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कितना टाइप्स का होता है, जनरली हम लोग आज 6 टाइप्स का क्वाड्रिलेटरल पढ़ेंगे, इसके बारे में जानेंगे क्वाड्रिलेटरल्स का। तो ये हमारा पहला ट्रेपेजियम, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर और काइट। ये 5 टाइप का जो है आपका क्वाड्रिलेटरल होता है। तो एक एक करके हम लोग पढ़ेंगे सबके बारे में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मैं जो जो प्रॉपर्टी बताते चलूँगा वो आपको लिखते चलना है, वो आप लिख लोगे, और ये हमेशा याद रखना है ये प्रॉपर्टी, क्योंकि ये एक ऐसा क्लास में आप पढ़ रहे हो 9th क्लास में, जो आपको ये चीज़ दोबारा पढ़ने नहीं मिलेगा। 10th में आपको कहीं नहीं मिलेगा ये, और फिर ये डायरेक्ट कंपटीशन में आपको मिलेगा, जहाँ पे आपको इसका क्वेश्चन बनाना होगा, तो वहाँ पे आप भूल जाओगे। तो देखोगे हमारा अगला है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम क्या होता है ये समझोगे। तो ट्रेपेजियम एक क्वाड्रिलेटरल का टाइप है, पहला टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें क्या होता है कि इसका जो अपोजिट साइड है, ये दो, एक पेयर, ये दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है, यानी AB इज पैरेलल CD, यानी कोई भी एक अपोजिट साइड पैरेलल होता है, तो ये इसके पैरेलल होता है। AB पैरेलल CD, ये पहला प्रॉपर्टी इसका, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी नहीं होता। बस इस ट्रेपेजियम में एक ही प्रॉपर्टी हमको याद रखना है, ट्रेपेजियम में एक ही प्रॉपर्टी होता है कि CD जो है वो AB के पैरेलल होता है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक पेयर ऑफ साइड्स जो है पैरेलल होता है, और इसमें कुछ भी इक्वल नहीं होता है। ये ट्रेपेजियम है, ठीक है। आपको इसको ट्रेपेजियम के बारे में बस ये याद रखना है कि ये ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अगला है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में बहुत सारा प्रॉपर्टी है,
तो आपको अच्छे से याद रखना है पैरेललोग्राम में। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम का क्या है कि इसका जो अपोजिट साइड्स होता है वो पैरेलल होता है, ठीक है। तो ये नहीं कि एक, दोनों, ये ए बी सी डी के अपोजिट है, तो ए बी जो है सी डी के पैरेलल हो गया, और क्या ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल होगा, ए डी जो पैरेलल होगा वो बी सी के पैरेलल, ये पैरेलल वाला प्रॉपर्टी हो गया। तो एक बात समझ में आया कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं किसमें, पैरेललोग्राम में। और एक और बात, अपोजिट साइड्स वाले इक्वल भी होते हैं, यानी जो पैरेलल हैं वो इक्वल भी है, यानी ए बी पैरेलल सी डी और ए बी इक्वल टू सी डी, ए बी इक्वल टू सी डी। उसी तरह से ए डी इक्वल टू बी सी, ए डी इक्वल टू बी सी, ये दो प्रॉपर्टी हो गया हमारा, यानी अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होता है। उसके बाद थर्ड नंबर में क्या है, इसमें थर्ड नंबर याद रखोगे कि जो अपोजिट एंगल्स होते हैं, जैसे एंगल ए और एंगल सी, एंगल डी, एंगल बी, तो अपोजिट्स एंगल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, यानी एंगल ए जो है एंगल सी के इक्वल और एंगल बी जो है एंगल डी के इक्वल। चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि जो डायगोनल्स हैं इसके वो मिड पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। दैट मीन्स कि ये डायगोनल इसको इंटरसेक्ट कर रहा है कहाँ पर, यहाँ पे। तो इसका मतलब कि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस के इक्वल होगा, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ के डिस्टेंस के इक्वल होगा, यानी डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर, ये याद रखना है। अब देखोगे हमारा अगला जो है वो है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है, तो रेक्टेंगल के बारे में हम लोग याद रखेंगे। रेक्टेंगल में जितने भी एंगल्स होते हैं, देखो आप फोटो में देख सकते हो फिगर में, जितने भी एंगल्स में सब 90 डिग्री। तो पहला जो है ऑल एंगल्स जो है वो होंगे 90 डिग्री, यानी राइट एंगल ट्रेंगल, सॉरी ट्रेंगल नहीं, राइट एंगल बनाएंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं, ये अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, यानी ए बी जो है वो सी डी के अपोजिट है, यानी इक्वल होगा, और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ए डी जो है वो बी सी के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें दो प्रॉपर्टी कि सारा एंगल 90 डिग्री होता है और अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, और एक और बात पैरेलल भी होते हैं, ठीक है। ये ए बी सी डी के पैरेलल और ए डी बी सी के पैरेलल, अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल दोनों होता है। ये प्रॉपर्टी याद रखना बहुत जरूरी है, आगे जब क्वेश्चन बनाओगे तो वहाँ बहुत दिक्कत होगा, नहीं याद रहेगा तो, इसलिए प्रॉपर्टी याद करके ही क्वेश्चन सॉल्व करने जाओगे। रोम्बस क्या होता है, रोम्बस का जितना भी साइड है सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। रोम्बस जो है इसका सारा साइड, ऐसा नहीं है कि कोई दो साइड, नहीं, ए बी बी सी सी डी ए डी चारों, ऑल साइड्स आर इक्वल, ऑल साइड्स आर इक्वल हो गया। दूसरा स्क्वायर नहीं, इसी में रोम्बस में दूसरा इसका प्रॉपर्टी है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो पैरेलल होते हैं, यानी ए डी जो है बी सी के पैरेलल होगा, ए डी पैरेलल बी सी, और ये जो ए बी है वो सी डी के पैरेलल होगा, ए बी पैरेलल सी डी। आया बात समझ में, साइड तो ऑल साइड्स इक्वल होगा लेकिन पैरेलल अपोजिट साइड से पैरेलल होगा, और जो अपोजिट एंगल है जैसे एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा और एंगल सी एंगल डी ए के इक्वल होगा, तो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये जितना भी मैं प्रॉपर्टी बता रहा हूँ वो कॉपी में लिख लोगे, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये हो गया हमारा रोम्बस का प्रॉपर्टी। अगला है वो है स्क्वायर का प्रॉपर्टी। स्क्वायर तो आप लोग अच्छे से जानते हो, स्क्वायर में ऑल साइड्स आर इक्वल, इसमें बताने की जरूरत नहीं है, सारा साइड्स इक्वल होता है स्क्वायर में, ऑल साइड्स विल बी इक्वल। उसके बाद ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, जितना भी एंगल 90 डिग्री है, और डायगोनल्स आर बाइसेक्ट ईच अदर इक्वली, डायगोनल्स जो एक दूसरे को इक्वली सेंटर पे कट करते हैं, यानी यहाँ का डिस्टेंस यहाँ के डिस्टेंस के बराबर, यहाँ का डिस्टेंस यहाँ के डिस्टेंस बराबर। और एक और बात कि एक दूसरे को कट करते हैं 90 डिग्री पे डायगोनली, तो ये बात याद रखोगे, ठीक है। और अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, ठीक है। लास्ट हमारा जो बचा है वो काइट के बारे में देखते हैं।
तो काइट में छोटा सा बस एक बात होता है कि जो टू पेयर्स हैं वो आपस में इक्वल होते हैं, जैसे ये साइड के इक्वल और ये साइड के इक्वल। ऐसा नहीं करोगे कि ये साइड के इक्वल कर दोगे, नहीं, ये दोनों इक्वल नहीं हो सकता है, हमेशा ये और ये इक्वल होगा। ठीक है, ए बी और सी डी, यानी ए बी इक्वल टू सी डी, और एक और ए डी और सी डी, ए डी इक्वल टू सी डी, यहाँ पे सी बी होगा। ठीक है, ए बी इक्वल टू सी बी, ये हो गया हमारा प्रॉपर्टी। तो ये 5 प्रॉपर्टी, अब इन पांचों प्रॉपर्टी को मिला के मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वो हमेशा याद रखोगे। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, इसलिए ध्यान से सुनोगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, लिखते जाओगे। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जितना भी स्क्वायर है, स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल और रोम्बस, ध्यान से सुनोगे, स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस, ये तीनों का तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम। यानी इस सारे स्क्वायर को हम लोग पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रेक्टेंगल को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं, रोम्बस को पैरेललोग्राम, यानी उसका प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी इस सब में होता है। दूसरा पॉइंट देखोगे, दूसरा पॉइंट क्या है कि एक स्क्वायर जो है, एक स्क्वायर वो रेक्टेंगल भी है, ठीक है, और रोम्बस भी है। ये बात याद रखोगे। पहले हम लोग पढ़े कि स्क्वायर, रेक्टेंगल और रोम्बस तीनों का तीनों क्या है, पैरेललोग्राम है। दूसरा पॉइंट पढ़े कि स्क्वायर जो है वो एक रेक्टेंगल भी है और एक रोम्बस भी है। यानी स्क्वायर का प्रॉपर्टी जो है, सारा जो चाहिए रिक्वायरमेंट रेक्टेंगल के लिए वो प्रॉपर्टी है स्क्वायर में, जो रिक्वायरमेंट चाहिए रोम्बस के लिए वो भी प्रॉपर्टी स्क्वायर में होता है। थर्ड पॉइंट, जो रेक्टेंगल है और जो रोम्बस है वो कभी, जो अभी जस्ट हम लोग पढ़े रेक्टेंगल और रोम्बस, हम लोग अभी क्या पढ़े कि जो स्क्वायर है वो रेक्टेंगल भी है और रोम्बस भी है, यही हम लोग पढ़े। लेकिन रेक्टेंगल और रोम्बस ये कभी भी स्क्वायर नहीं हो सकता है, ये बात याद रखोगे कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल हो सकता है, स्क्वायर एक रोम्बस हो सकता है, लेकिन कभी भी रेक्टेंगल या रोम्बस जो है स्क्वायर नहीं हो सकता है, उसका प्रॉपर्टी स्क्वायर जैसा नहीं होता है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ? आप लोग सोच रहे हो कि जब स्क्वायर, वो स्क्वायर जो है रेक्टेंगल और रोम्बस हो सकता है, तो रेक्टेंगल रोम्बस स्क्वायर क्यों हो सकता है? तो इसका रीज़न है कि थर्ड पॉइंट हम लोग पढ़े थे ना कि स्क्वायर में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल, लेकिन रेक्टेंगल ऑल साइड्स इक्वल होता है, नहीं होता है। स्क्वायर में प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल्स और इक्वल और 90 डिग्री पे कट करता है। तो क्या रोम्बस में सब जगह 90 डिग्री में कट करता है? नहीं, रोम्बस में नहीं कट करता। तो ये सारा प्रॉपर्टी मैच नहीं करता। लेकिन जो प्रॉपर्टी चाहिए रेक्टेंगल के लिए वो सारा प्रॉपर्टी स्क्वायर में है, जो प्रॉपर्टी चाहिए रोम्बस के लिए वो सारा प्रॉपर्टी है स्क्वायर में। इसीलिए स्क्वायर को हम लोग रेक्टेंगल और रोम्बस बोल सकते हैं, लेकिन कभी भी रेक्टेंगल और रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, चौथा प्रॉपर्टी कहता है कि एक जो पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम हम शॉर्ट में लिख रहे हैं, पैरेललोग्राम आप लोग पूरा नाम लिखोगे, एक जो पैरेललोग्राम है वो एक ट्रेपेजियम हो सकता है। आया बात समझ में कि एक पैरेललोग्राम एक ट्रेपेजियम हो सकता है। क्यों? क्योंकि ट्रेपेजियम का क्या रिक्वायरमेंट है कि अपोजिट साइड, कोई एक अपोजिट साइड्स पैरेलल होना चाहिए। तो पैरेललोग्राम में तो हो ही करता है अपोजिट साइड पैरेलल, तो ट्रेपेजियम है। लेकिन क्या ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो सकता है? ये पांचों प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि क्या ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए क्या चाहिए कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दो अपोजिट साइड्स पैरेलल होगा और इक्वल भी होगा। लेकिन क्या ट्रेपेजियम ऐसा होता है? इसमें सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होता है और इक्वल भी नहीं होता है। आया बात समझ में? पांचवा प्रॉपर्टी ये हो गया। लास्ट छठा प्रॉपर्टी याद रखना है कि जो काइट है, हमने काइट पढ़ा ना, वो कभी भी एक पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। काइट में अपोजिट साइड्स जरूर इक्वल होता है, देखो ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल, ठीक है, होता है, लेकिन पैरेलल होता है क्या इसके? ये इसके पैरेलल होता है क्या? नहीं। इसलिए ये काइट कभी भी पैरेललोग्राम नहीं हो सकता है। तो ये बात याद रखोगे। हम लोग जब एक्सरसाइज बनाएंगे तो वहाँ क्वेश्चन आएगा कि प्रूफ कीजिए कि स्क्वायर एक रेक्टेंगल है या स्क्वायर एक रोम्बस है, कैसे? तो हमको उसका प्रॉपर्टी याद रखना होगा कि स्क्वायर में क्या होता है, रेक्टेंगल में क्या होता है, रोम्बस में क्या होता है। तो ये सब चीज़ याद रहेगा, तभी जाके हम प्रूफ कर पाएंगे। ठीक है,
अब हम लोग जा रहे हैं थ्योरम पढ़ने। मैथ्स में कभी भी कोई भी क्वेश्चन जो भी हम लोग ज्योमेट्री में हम लोग पढ़ेंगे बनाएंगे, तो ज्योमेट्री में हमेशा बिना थ्योरम का कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता है। तो थ्योरम जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। थ्योरम अगर आप समझ गए तो आपका पूरा मैथ्स बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, इसलिए थ्योरम ध्यान से सुनोगे। थ्योरम 8.1 पहला थ्योरम कहता है कि एक डायगोनल जो है पैरेललोग्राम का, किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल डिवाइड्स इट इनटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। क्या कहता है कि जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है वो उसको दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। कहने का मतलब हम बनाते हैं एक पैरेललोग्राम, ये हो गया हमारा पैरेललोग्राम। अब ये कहता है कि ये दो डायगोनल्स, एक डायगोनल खींच दिए, एक डायगोनल खींचे, तो क्या कह रहा है कि ये दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। देखो दो ट्रायंगल है, अभी दोनों कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो तो हमको प्रूफ करना पड़ेगा। तो इसी बात को चलो हम एक प्रूफ करके दिखा रहे हैं, बाकी आपको इस तरह थ्योरम याद रखना कि क्या क्या होता है, ठीक है। इसको हम प्रूफ करके दिखा रहे हैं कि ये क्या होता है। सपोज करते हैं, लैंग्वेज जो मैं बोल रहा हूँ वो लिखते जाओगे कि लेट ए बी सी डी बी अ पैरेललोग्राम। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, ठीक है, और ए सी उसका एक डायगोनल है, ठीक है। और हम लोग ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ए सी जो डायगोनल बना वो क्या कर रहा है, इसको दो ट्रायंगल में डिवाइड कर रहा है, विच इज द ए बी सी एंड ए डी सी, ठीक है। क्या लिखेंगे कि ऑब्जर्व दैट द डायगोनल्स ए सी डिवाइड पैरेललोग्राम ए बी सी डी इंटू टू ट्रायंगल्स विच इज द ए बी सी एंड ए डी सी। ये याद रखोगे। अब देखोगे, ये तो हम लोग समझ गए कि जो हम लोग सपोज किए। अब हम लोग को क्या प्रूफ करना है, प्रूफ ये करना है कि ये जो तो ट्रायंगल था, ये जो ट्रायंगल बन रहा था ए बी सी डी और ये हमारा डायगोनल, तो ये जो दो ट्रायंगल है ये दोनों कॉन्ग्रुएंस है, ये प्रूफ करना है। यानी ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए ट्रायंगल सी डी ए का, सी डी ए का, ए बी सी जो है सी डी ए का कॉन्ग्रुएंस होना चाहिए। तो देखो हम इसको प्रूफ करते हैं। चूंकि हम लोग जानते हैं कि ये कौन सा है, ये डायग्राम कैसा किसका है, पैरेललोग्राम का। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स इक्वल और पैरेलल, ये तो पता है हमको, आए बात समझ में। तो अब देखोगे हम लोग जो ट्रायंगल को प्रूफ करना है कॉन्ग्रुएंस, वो दो ट्रायंगल ले लेते हैं। तो हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल सी डी ए, यहाँ पे एंड लिख दोगे, ट्रायंगल सी डी ए। अब देखो बात समझो, तो चूंकि ये जो बी सी है हमारा, फिर से मैं साफ से डायग्राम बना रहा हूँ, समझोगे यहाँ पे, ठीक है। ये हम और ये ए सी मैच कर रहा था, ये हमारा जो बी सी है वो ए डी के पैरेलल है कि नहीं है, बी सी पैरेलल ए डी। इससे पहले मैंने जो लिखा है उसके नीचे लिखोगे, ठीक है, मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं उसको इरेज कर दे रहा हूँ बार बार, आप उसके नीचे ही लिखोगे। तो बी सी पैरेलल ए डी। अब एक बात देखो, बी सी ए डी के पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, मेरा ये ट्रांसवर्सल लाइन। अब आप सोचोगे क्या बोल रहे हैं सर ट्रांसवर्सल लाइन। तो ट्रांसवर्सल लाइन का मतलब क्या होता है कि जब भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक लाइन कट करेगा इस तरह, ठीक है, इस तरह कट करेगा, चाहे वो इस तरह से पार कर दो, आप इसको ऐसे पार कर दो, ये इस तरह स्ट्रेट लाइन। तो कोई भी दो पैरेलल लाइन को कोई एक स्ट्रेट लाइन कट करेगा तो उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। ट्रांसवर्सल लाइन इसी को बोलते हैं। तो उसी तरह से देखो ये और ये पैरेलल और ये ट्रांसवर्सल लाइन है कि नहीं है, तो लिखोगे बी सी पैरेलल ए डी एंड ए सी इज द ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो ए सी ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण ये जो एंगल ये सी है और ये जो एंगल ए है आपस में इक्वल होगा, क्यों, अल्टरनेट एंगल से। अब ये अल्टरनेट एंगल कहानी कहाँ से आ गया, तो अगर आप चैप्टर 6 पढ़े हो अच्छे से लाइन्स एंड एंगल्स, तो वहाँ पे समझ में आ रहा होगा आपको कि जब भी दो पैरेलल लाइंस होगा और एक अल्टरनेट लाइंस, सॉरी जब भी दो पैरेलल लाइंस होगा और एक ट्रांसवर्सल लाइन होगा तो वहाँ पे ये और ये अल्टरनेट एंगल से इक्वल होता है। तो एंगल डी डी सी ए और एंगल बी ए सी या सी ए बी आपस में इक्वल होगा। तो वही हम लोग लिखेंगे यहाँ पे कि एंगल बी सी ए इक्वल टू एंगल डी ए सी। मैं जो जो बोलते जा रहा हूँ आप लिखते जाओ, उसके जस्ट नीचे नीचे आपका एक क्वेश्चन बनते चल जाएगा, डी ए सी। और ये कहाँ से आया, तो लिख दोगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल। उसके बाद इतना हो गया, उसके जस्ट नीचे अगला लाइन। तो ये हमारा डायग्राम था, अब समझोगे यहाँ पे
ये तो हो गया। अब इधर से समझते हैं कि ये तो इसके पैरेलल के हिसाब से हम लोग बना लिए कि जो BC है वो AD के पैरेलल, यहाँ पे CD भी तो पैरेलल है AB का, तो CD पैरेलल AB, CD पैरेलल AB, और वहाँ पे भी ये ट्रांसवर्सल लाइन है, एंड लिखेंगे एंड AC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, उसके जस्ट नीचे क्या लिखेंगे, तो ट्रांसवर्सल लाइन होने के कारण ये जो एंगल है, ठीक है, इस एंगल के इक्वल होगा अल्टरनेट एंगल से, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एंगल BAC, यहाँ पे BAC। ठीक है, एंगल BAC इसको इक्वल कर देंगे, इसको इसको इक्वल कर देंगे, तो एंगल BAC इक्वल टू एंगल DCA, ये वाला एंगल। ठीक है, आपस में इक्वल हो गया, ये एंगल इसके इक्वल हो गया। वही यहाँ पे लिख दोगे पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल हो गया। तो इस हमको दो एंगल इक्वल मिल गया, एक ये इसके इक्वल मिल गया पहले वाले में, दूसरे वाले में ये इसके इक्वल मिल गया, हमको दोनों सबसे इक्वल मिल गया। अब यहाँ पे समझोगे दो एंगल इक्वल मिला ना, इसी इन दोनों ट्रायंगल में एक एंगल ये इक्वल मिला और एक एंगल ये इक्वल मिला। और दूसरा देखो, तो जब हम ACD ये ट्रायंगल लिए तो इसमें AC आ रहा है, और जब ये ट्रायंगल लिए ABC इसमें भी AC आ रहा है, AC दोनों में आ रहा है, तो AC मेरा कॉमन है, तो AC इक्वल टू AC कॉमन हुआ, तो दो एंगल और एक साइड मिला, तो इसको क्या बोलते हैं, एंगल साइड एंगल। तो एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, यानी ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल CDA किससे, बाय एंगल साइड एंगल से। आए बात समझ में। और एक बार कोई चीज़ हम लोग कॉन्ग्रुएंस प्रूफ कर दिए, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने का मतलब क्या होता है समझोगे, कॉन्ग्रुएंस प्रूफ हो गया दैट मीन्स उसका सारा साइड आपस में इक्वल हो गया, उसका सारा एंगल आपस में इक्वल हो गया, उसका सारा वर्टिसेस आपस में इक्वल हो गया, यानी उसके बाद हम कुछ भी प्रूफ कर सकते हैं इक्वल। यानी इसके बाद हम ये भी प्रूफ कर सकते हैं कि इन दोनों का जो साइड है वो भी आपस में इक्वल है। आया बात समझ में। यहाँ पे CD ये साइड भी आपस में, क्यों, क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस है, क्या कॉन्ग्रुएंस में सारा चीज मैच कर गया, सारा चीज में तो उसका साइड भी आएगा, एंगल भी आएगा, सब चीज इक्वल हो गया। तो इसी का अपोजिट करके हम थ्योरम 8.2 भी प्रूफ कर सकते हैं। थ्योरम 8.2 क्या कहता है कि 8.2 कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो अब हम यहाँ पे प्रूफ नहीं करेंगे, अब हम लोग सिर्फ उसको याद करते चलेंगे थ्योरम को, ताकि जहाँ भी हमको यूज़ करना हो वहाँ यूज़ करेंगे। पहला थ्योरम समझ में आया। पहला थ्योरम कहता है कि एक पैरेललोग्राम है, उसमें उसका जो डायगोनल है वो क्या करता है, उस पैरेललोग्राम को दो इक्वल या दो कॉन्ग्रुएंट पार्ट में डिवाइड करता है, दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है। ये पहला थ्योरम कहता है। दूसरा थ्योरम क्या कहता है, दूसरा थ्योरम उसका उल्टा कहता है कि अगर कोई मेरा दूसरा थ्योरम कहता है कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। तो जो एक पैरेललोग्राम है उसका अपोजिट साइड्स क्या होता है, आपस में इक्वल होता है। ये दूसरा प्रॉपर्टी हो गया। तीसरा याद करते चलोगे प्रॉपर्टी क्या है। तीसरा थ्योरम कहता है कि इफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल, अगर कोई भी एक क्वाड्रिलेटरल है, अगर उसका हर पेयर अपोजिट साइड्स का आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो वो एक क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है ही, क्योंकि वो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी यही कहता है कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। चलो ये थ्योरम 8.3 हो गया। अब थ्योरम 8.4, थ्योरम 8.4 कहता है कि इन पैरेललोग्राम अपोजिट्स एंगल्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अगर कोई एक पैरेललोग्राम लेते हैं तो उसका अपोजिट जो एंगल होता है, ये इसके आपस में इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, आपस में इक्वल होते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रूफ। आपको ये थ्योरम प्रूफ कभी भी 8 चैप्टर से नहीं आएगा। थ्योरम प्रूफ या तो चैप्टर 9 से आता है या चैप्टर 10 से आता है। ठीक है, थ्योरम हमेशा वहीं से प्रूफ आता है, आपको 8 से थ्योरम प्रूफ कभी नहीं आएगा। 8.5 इफ इन ए क्वाड्रिलेटरल ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल इज इक्वल। अगर कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और उसका अपोजिट एंगल आपस में इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है और ये एंगल इसके इक्वल है, तो वो क्या होगा, पैरेललोग्राम होगा। अब आप कंफ्यूज कर रहे हो सर, आप बार बार एक ही चीज क्या बता रहे हो। 8.4 बता रहा था कि एक पैरेललोग्राम हमको दिया हुआ है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है, तो उसका प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है कि अपोजिट एंगल आपस में इक्वल होगा। आया बात समझ में। बोल रहा था कि पैरेललोग्राम गिवन है और तो उसका प्रॉपर्टी क्या होगा कि अपोजिट एंगल्स इक्वल। लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, यहाँ क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, पैरेललोग्राम नहीं दिया हुआ है, कोई एक क्वाड्रिलेटरल है और क्या दिया हुआ है कि अपोजिट एंगल्स इक्वल दिया हुआ है, यानी ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है, ये एंगल इसके इक्वल दिया हुआ है।
तो कह रहा है कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल इक्वल होगा दैट मीन्स वो एक पैरेललोग्राम है। बात सही है, वो पैरेललोग्राम है, क्योंकि इसके जस्ट पहले पढ़े कि अगर वो एक पैरेललोग्राम है तो उसका अपोजिट एंगल्स इक्वल होगा। तो बस वही बात है यहाँ पे कि इसमें इस क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल है, इसलिए एक पैरेललोग्राम है। आगे थ्योरम 8.6 कहता है कि द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये बात भी याद रखना है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट मतलब यहाँ से यहाँ डिस्टेंस, यहाँ का डिस्टेंस इक्वल होगा, इसका डिस्टेंस इसके इक्वल होगा, याद रखोगे। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल पे डिस्कशन करेंगे कि इतना जो भी हम लोग अभी पढ़े, जितना भी रूल पढ़े, थ्योरम पढ़े, उस थ्योरम पर बेस्ड हम लोग अगला क्वेश्चन बनाएंगे, न्यूमेरिकल बनाएंगे कि क्या क्या कैसा क्वेश्चन, किस टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखेंगे अब हम लोग डिस्कशन ऑन एग्जाम्पल पर जो है डिस्कशन करेंगे, जो एग्जाम्पल, उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे, एक्सरसाइज 8.1। तो पहला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है, सो दैट ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज ए राइट एंगल। हमको दिखाना है कि रेक्टेंगल का जो हर एक एंगल है वो राइट एंगल है, वो हमको शो करना है। ठीक है, तो हम लोग एक फिगर बनाते हैं रेक्टेंगल का। आप लोग लिखते जाओगे कॉपी में, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं, इसलिए मैं लिखते जाऊँगा और इरेज करते जाऊँगा। इसलिए आप लोग जो भी मैं बताता हूँ उसको लिखते चलो कॉपी में, ताकि एक पूरी तरह से मैथ कंप्लीट हो जाए। तो ये हमारा रेक्टेंगल है जो ABCD। ठीक है, हम लोग सपोज करते हैं कि किसी एक एंगल पे इसका 90 डिग्री होगा, एंगल ए पे। ठीक है, लिखोगे कि ए रेक्टेंगल हम लोग जानते हैं, एक बात हमेशा याद रखोगे, मैंने प्रॉपर्टी आपको बताया कि रेक्टेंगल जो है वो एक पैरेललोग्राम होता है। तो जब एक रेक्टेंगल पैरेललोग्राम होता है तो हम लेंगे कि ए रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम, लिख लोगे, इन विच वन एंगल इज 90 डिग्री, लिख लोगे, वन एंगल इज 90 डिग्री। ABCD एक हमारा पैरेललोग्राम है जिसमें ए जो है हमारा 90 डिग्री, कोई एक 90 डिग्री है। तो इसीलिए हम लेंगे लेट ABCD इज बी अ रेक्टेंगल, ये हमारा रेक्टेंगल है, इन विच एंगल ए इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ए जो हमारा वो 90 डिग्री, ए को हम लोग 90 डिग्री ले रहे हैं। हम लोग को रेक्टेंगल का हर एंगल का 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो हम लोग क्या जानते हैं कि रेक्टेंगल जो है एक पैरेललोग्राम होता है जिसमें एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। तो उसी तरह से ये ABCD एक रेक्टेंगल है जिसका एक एंगल क्या हो गया, 90 डिग्री। अब हमको सब में 90 डिग्री प्रूफ करना है। तो यहाँ समझोगे, हमको सबको 90 डिग्री प्रूफ करना है, लिखते चलोगे, छोड़ोगे नहीं। ठीक है, तो चूंकि ये क्या है, हमने क्या बोला कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है ना, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम होने के कारण ये AD BC के पैरेलल होगा। तो हम लोग लिखेंगे AD पैरेलल BC, AD BC के पैरेलल है। और यहाँ पे देखो उसके लिए AB हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है। अब ट्रांसवर्सल लाइन में समझाता हूँ क्या होता है। अगर आप चैप्टर 6 पढ़े हो तो आपको पता होगा, दो पैरेलल लाइन और उस लाइन पर एक स्ट्रेट लाइन जो उसको कट कर रहा है वो एक ट्रांसवर्सल लाइन, ये ट्रांसवर्सल लाइन कर रहा है। जरूरी नहीं कि इसको पार करेगा, ऐसा भी हो सकता है कि इस तरह कट करे। तो देखो ये AD और BC पर ये AB हमारा है ट्रांसवर्सल लाइन, आया बात समझ में। तो AB हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको ध्यान से समझोगे। अब देखो तो AD पैरेलल BC हो गया हमारा, और AB जो है AB इज ट्रांसवर्सल लाइन, इसको लिख लोगे। तो जब AD और BC पैरेलल है और AB हमारा ट्रांसवर्सल लाइन है, तो एक ही साइड का इंटीरियर एंगल का समेशन 180 डिग्री। याद रखोगे कि एक ये हमारा अगर पैरेलल लाइन, तो एक ही ओर का जो इंटीरियर एंगल होता है वो उसका समेशन 180 होता है। तो ये एंगल A और एंगल B एक ही ओर का एंगल है, तो एंगल A प्लस एंगल B जो हो जाएगा वो 180 डिग्री। और यहाँ पे ब्रैकेट में लिख लोगे इंटीरियर एंगल ऑन दी सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल B इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। और चूंकि हम लोग जानते हैं कि एंगल A कितना लिए, 90 लिए हम लोग, एंगल A हम लोग 90 लिए ना, तो एंगल A अगर 90 होगा तो एंगल B कितना आ जाएगा, वो भी 90 आ जाएगा। 180 में से 90 माइनस करेंगे, एंगल B भी 90 आ जाएगा। एंगल A और B हमको 90 मिल गया, आया बात समझ में। एंगल A और B हमको 90 मिल गया। तो चूंकि ये एक पैरेललोग्राम है ना, हम लोग तो उसको पहले माने थे पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम है जिसका प्रूफ हो गया कि एंगल A और एंगल B 90 डिग्री, हम लोग यहाँ प्रूफ कर लिए, एंगल A और B 90।
जब एंगल ए और बी 90 हो गया तो पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी होता है कि अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो एंगल डी एंगल बी के इक्वल वो 90 हो गया, और एंगल ए एंगल सी के इक्वल वो भी 90 हो गया। तो एंगल ए एंगल सी के इक्वल और एंगल बी एंगल डी के इक्वल 90 डिग्री। ठीक है, लिख लोगे अपोजिट एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ईच साइड 90 डिग्री हो गया, ईच साइड 90 डिग्री, देयरफॉर इट इज़ अ रेक्टेंगल। ये प्रूफ हो गया। हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, ए बी सी इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी, ए डी बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल पी ए सी एंड सी डी पैरेलल टू ए बी सो दैट डी ए सी इक्वल टू बी सी ए एंड ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। तो ये जो क्वेश्चन इसमें देखोगे, इसमें एक फिगर है जो यहाँ पे मैंने नहीं बनाया, फिगर में बनाता हूँ। क्या बोल रहा है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल हम लोग बनाते हैं। तो देखोगे ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ए बी सी। आगे बोल रहा है कि ए बी जो है ए सी के इक्वल है, ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है। इक्वल हो गया, इसी को आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलते हैं जिसमें कोई एक साइड इक्वल होगा। अब यहाँ देखोगे, यहाँ पे बोल रहा है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को। तो ए डी कहाँ पे है, पी ए सी। तो ये लाइन ए बी को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ये हमारा पी हो गया। ठीक है, और इसको आगे बढ़ा करके इससे मैच करा देंगे, तो ये पॉइंट हो गया डी। ठीक है, तो ये हमारा ट्रायंगल। तो एक चीज़ ध्यान दोगे हमेशा इस फिगर में, मैं इस फिगर को फिर से आप लोगों को समझाता हूँ। देखोगे यहाँ पे ये है हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और इसको आगे बढ़ाया गया है यहाँ पे पी तक, और ये इस तरह आगे बढ़ा है डी तक। ठीक है, तो ये ए बी और ए सी इक्वल है। तो यहाँ पे समझोगे, ठीक है, कि हमको प्रूफ करना है सबसे पहले कि डी ए सी बी सी ए के बराबर है। डी ए सी कहाँ पे है, डी ए सी यानी ये वाला एंगल डी ए सी, ये पार्ट जो है ये इक्वल है बी सी ए, बी सी ए। तो बी सी ए ये एंगल इसके इक्वल है, हमको प्रूफ करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले इसमें ध्यान देना है कि क्या क्या हमको पता है। तो चूँकि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल होने के कारण इसका दो साइड आपस में इक्वल होगा, ए बी इक्वल टू ए सी। ये गिवन है, लिख दोगे ब्रैकेट में गिवन। एक चीज़ मैं बता रहा हूँ वो हमेशा ध्यान दोगे कि जब भी दो साइड आपस में इक्वल होगा तो उसके सामने वाला एंगल भी इक्वल होता है। जैसे ए बी और ए सी आपस में इक्वल है ना, तो ए बी के सामने में कौन सा एंगल है, देखो तो सी है एंगल, और ए सी के सामने में कौन एंगल है, बी है। तो एंगल सी जो है एंगल बी के इक्वल होगा। ठीक है, और यहाँ ब्रैकेट में लिख दोगे कि एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स, यानी इक्वल साइड्स का अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ये हो गया। अब हमको एक बात बताओ, ये मैंने शॉर्ट में लिख दिया एंगल सी एंगल बी, इसका पूरा नाम अगर लिखते तो क्या लिखते, ये एंगल सी है ना, तो इस एंगल सी का पूरा नाम क्या लिखते हैं हम लोग एंगल सी का नाम लिख सकते थे एंगल ए सी बी, ये नाम होता है एंगल ए सी बी। और ये एंगल बी का नाम क्या होता है, एंगल बी का नाम ए बी सी, एंगल ए बी सी ये होता है। तो ए सी बी इक्वल टू एंगल ए बी सी। मैं जो जो बोल रहा हूँ उसको आप लोग लिखते जाओगे कि क्या है क्या नहीं। अब देखोगे इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं, आप लोग लिख करोगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। अब देखो हमारे पास तो एक चीज़ मिल गया कि एंगल ए बी सी जो था एंगल ए सी बी के इक्वल, ये आपको मिल गया। ठीक है, अब यहाँ एक चीज़ फिगर में ध्यान दोगे कि मैं फिगर फिर से बना रहा हूँ। देखो मैं आधा फिगर बनाया हूँ, ठीक है, पूरा नहीं बना रहा हूँ। ए बी सी और यहाँ पे पी। अब देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे एक चीज़ है
कि ये है एक्सटीरियर एंगल। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बोलता है? एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बोलता है कि बाहर का जो एंगल है वो अंदर के बचे हुए दो एंगल के समेशन के बराबर होता है। हम लोग कभी भी जो एक्सटीरियर एंगल है वो वाला एंगल नहीं लेंगे। ये एक्सटीरियर है और इसके जस्ट सामने में ये एंगल है, इसको नहीं लेंगे। इसको छोड़ के बाकी जो दो एंगल है उन दोनों का, तो एक्सटीरियर एंगल जो होता है बाकी दो एंगल का समेशन के बराबर होता है। तो इसका नाम क्या है? इसका नाम हो जाए यहाँ से पी ए सी, ये ना नाम है इसका। तो एंगल पी ए सी इक्वल टू क्या हो जाएगा? एंगल बी और एंगल सी का समेशन। तो एंगल बी का नाम क्या है? एंगल बी का नाम ए बी सी और एंगल सी का नाम ए सी बी, यही ना। तो ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ये हो गया। अब ध्यान दोगे तो पी एस सी हमको मिल गया। अब पी एस सी में एक चीज़ देखो, ए बी सी प्लस ए सी बी है ना, तो ये दोनों तो आपस में बराबर है, पहले से दिया हुआ है। तो किसी एक के जगह पर किसी दूसरा को रख सकते हैं, हम लोग ना। तो क्या करेंगे कि ए बी सी के जगह पर ए सी बी रख देंगे। तो यहाँ ए बी सी है, इसके जगह पे ए सी बी, तो यहाँ ए सी बी रखेंगे तो यहाँ दो बार ए सी बी हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। यानी हमको मिल गया पी ए सी का वैल्यू क्या? पी ए सी बराबर 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी। ये इक्वेशन 1 लिख लोगे, लिखते चलोगे साथ में कॉपी में। एंगल 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी, पी ए सी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ए सी बी। अब आगे देखते हैं हम लोग, आगे क्वेश्चन क्या कहता है कि ये हमारा फिगर है ए बी सी, ये आगे जा रहा है यहाँ पे P, और ये आगे बढ़ के यहाँ मैच किया, ये हमारा D। ठीक है, अब समझो यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आगे है कि चूंकि ये जो AD है, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि जो AD है वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल, किसको? PAC को। PAC ये वाला पार्ट जो है इसको बाइसेक्ट करा। बाइसेक्ट में हाफ इक्वल पार्ट में, यानी यहाँ का एंगल और यहाँ का एंगल दोनों आपस में इक्वल होगा, इक्वल होगा ना। यानी एंगल PAD, ये PAD जो होगा, AD क्या कर रहा है? AD बाइसेक्ट कर रहा है, देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, AD बाइसेक्ट एक्सटीरियर एंगल PAC। तो AD वही बात है, बाइसेक्ट PAC, PAC को बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये एंगल है और एंगल आपस में बराबर होगा, यानी एंगल PAD इक्वल टू DAC, ये दोनों एंगल आपस में बराबर होगा, एंगल PAD इक्वल टू DAC। उसके बाद यहाँ पे समझोगे तो बाइसेक्ट कर रहा, तो ये पूरा जो एंगल है PAC, एंगल PAC, अगर पूरा एंगल का बात करें ये PAC, तो PAC क्या होगा? किसी एक आधा का डबल होगा, या तो ये इधर छोटे वाले का बात करें या इधर छोटे वाले का बात करें, इसका डबल होगा। तो यानी DAC का डबल होगा कि नहीं होगा? ये एंगल PAC, ये पूरा बड़ा वाला एंगल जो है इस छोटे वाले का डबल होगा, तो वही हम लिख दिए 2 इंटू DAC। अब यहाँ समझो, यहाँ पे PAC था और इसके जस्ट पहले हम लोग जब बना रहे थे तो वहाँ भी PAC था। आप लोग अगर कॉपी में नोट डाउन कर रहे हो तो वहाँ पे याद करो कि मैं बताया था कि PAC ये किसके बराबर था? 2 टाइम्स ऑफ DAC निकला था, 2 टाइम्स ऑफ ACB निकला था। तो चलो हम लोग वहाँ से लिखते जो जिसको इक्वेशन 1 माने थे हम लोग, तो एंगल PAC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB, ये पहला वाला था। और दूसरा इक्वेशन अभी हम लोग क्या निकाले? एंगल PAC इक्वल टू क्या आया? 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC, ये आ गया। अब यहाँ पे समझोगे तो ये भी PAC भी PAC दोनों आपस में बराबर, तो इसीलिए ये दोनों भी आपस में बराबर, तो हम लिखेंगे 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल DAC। तो 2 2 कैंसिल, ACB DAC के बराबर मिला, तो हमको क्या मिल गया? एंगल DAC इक्वल टू एंगल ACB। ठीक है, हम लोग ACB लिखे या BAC लिखे, बात बराबर है। तो ये पहला वाला प्रूफ हो गया। पहला वाला प्रूफ करने के लिए क्या करना था, देखोगे ध्यान से, मैं लास्ट बार समझा दे रहा हूँ रफली क्या करना था हम लोग को। ABC, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, यहाँ हमारा पास P था। चलो, तो सबसे पहले हमको क्या करना था कि हमको ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो ये दोनों आइसोसेलेस ट्रायंगल इक्वल हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल से। उसके बाद हमको बोल रहा है कि AB इक्वल टू AC दिया हुआ है, तो AB इक्वल टू AC, जब भी दो साइड आपस में इक्वल होगा तो उसके सामने वाला एंगल इक्वल होगा।
तो ये ए बी के सामने में एंगल कौन है, सी है, ये एंगल है इसके सामने में। उसी तरह से ए सी के सामने में कौन है, एंगल बी है। तो ए बी के सामने में सी और ए सी के सामने में बी। अगर मान लो नहीं समझ में आता ऐसे सोचोगे कि ट्रायंगल ए बी सी होता है ना, तो ए बी सी में से ए बी यहाँ पे है तो क्या गायब है, सी गायब है, तो सी यहाँ होगा। ए सी है, क्या गायब है ए बी सी में, बी गायब है, तो बी यहाँ पे, ऐसे सोच लोगे। तो इक्वल साइड का सामने वाला एंगल हमेशा इक्वल होता है, ये चीज़ हमेशा याद रखोगे। तो यहाँ पे एंगल मिल गया हमको। तो ये सी एंगल का पूरा नाम क्या है, सी एंगल का पूरा नाम अगर लिखना चाहे तो हम लोग या तो ए सी बी होगा या बी सी ए होगा। तो ए सी बी इसका नाम लिख देंगे, ए सी बी इक्वल टू एंगल बी का पूरा नाम क्या हो जाएगा, एंगल बी का ए बी सी, ए बी सी। ये मिला, ये हमारा इक्वेशन 1 आया। बात समझ, इसको इक्वेशन 1 मत मानो, याद रखो ये दोनों आपस में इक्वल हो गया, यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक है, अब हम लोग जाते हैं, ये जो हमारा फिगर था, अगला प्रोसेस क्या है, हम लोग तो इक्वल करके हम लोग वहाँ से एंगल एक निकालिए। अगला प्रोसेस कि यहाँ जो P है, ये जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या कहता है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कि बाहर का जो एंगल है अंदर के दो एंगल के समेशन के बराबर होता है। तो बाहर के एंगल का नाम क्या हो गया, पी ए सी, एंगल पी ए सी इक्वल टू ये एंगल बी का नाम क्या है, ए बी सी, एंगल ए बी सी प्लस सी का क्या नाम है, ए सी बी, एंगल ए सी बी। तो जो कि अभी जस्ट हम लोग निकाले हैं कि एंगल ए बी सी और ए सी बी दोनों आपस में बराबर है, ये और ये। तो किसी के एक की जगह दूसरा का नाम लिख सकते हैं, तो हम लोग बी की जगह सी को रख देते हैं। तो सी 2 बार हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए सी बी। ये 2 बार होगा, क्यों, क्योंकि ए बी सी के बराबर है। तो ए बी सी की जगह पे ए सी बी लिख दिए, तो 2 बार ए सी बी हो गया। तो एंगल पी ए सी जो है 2 टाइम्स ए सी बी होगा। ये पहला इक्वेशन है, इसको याद रखोगे। तो ये तो यहाँ से हो गया। अब दूसरा काम क्या किए हम लोग कि जो कि क्वेश्चन बोल रहा था यहाँ पे आगे देखो कि ए डी जो है बाइसेक्ट कर रहा है एक्सटीरियर एंगल पी ए सी को। तो एक्सटीरियर एंगल पी ए सी बनाएंगे हम लोग, ये हो गया। तो ये B, ये हमारा C, यहाँ पे A, यहाँ पे P। तो PAC एक्सटीरियर एंगल है। अब इसको कौन बाइसेक्ट कर रहा है, एक है D, वो बाइसेक्ट कर रहा है, इसको मिला दिए। तो D बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब ये एंगल आपस में इक्वल हो गया, क्योंकि बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, तो एंगल इक्वल हो गया। तो क्या हो जाएगा, ये एंगल आपस में इक्वल, दैट मीन्स कि हाफ हाफ हो गया दोनों। यानी ये पूरा एंगल क्या होगा, इस हाफ का डबल होगा कि नहीं होगा, ये पूरा जो बड़ा सा एंगल होगा ये हाफ का डबल होगा, क्योंकि आखिर इसी का ना हाफ है ये। तो इसका हम डबल करेंगे तो पूरा मिल जाएगा। तो पूरा का नाम क्या है, पी ए सी, एंगल पी ए सी। ये क्या है, डबल है किसका, डी ए सी का, या फिर हम लिख सकते हैं पी ए डी का, तो हम डी ए सी लिखते हैं, डबल है डी ए सी का। तो इसके पहले हम लोग अभी जस्ट निकाले थे, अभी पी ए सी बराबर क्या, ए सी बी 2 टाइम्स, अब यह पी ए सी बराबर डी ए सी 2 टाइम्स। तो वहाँ पे पी एस सी, यहाँ भी पी एस सी, दोनों आपस में बराबर। तो इसीलिए वो इसके पहले वाला वैल्यू और ये वैल्यू दोनों आपस में इक्वल। तो एंगल डी ए सी यहाँ वाला वैल्यू 2 टाइम्स, और इससे जस्ट पहले वाला वैल्यू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। तो 2 2 कैंसल, ये इक्वल हो गया। यही प्रूफ करने बोला गया था कि डी ए सी इक्वल टू बी सी ए या ए सी बी, दोनों आपस में इक्वल है। अब है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। ये हमको प्रूफ करना है कि ए बी सी डी क्या है, एक पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम होने के लिए एक रूल होता है कि कोई भी जो है पैरेललोग्राम कब होगा वो आपको याद रखना है। तो पैरेललोग्राम में उसमें रूल होता है कि जो अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल और पैरेलल होते हैं। तो यही मेन होता है, ये हमको दिखाना है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। ठीक है, तो जनरली क्या है कि लाइन सेगमेंट बी और बी सी और ए डी पे हम लोग ध्यान देंगे। जो हमारा फिगर था, ये हमारा फिगर था, ये बी सी, यहाँ पे डी, ये ए और यहाँ पे पी। ठीक है, तो हमको ए बी सी डी इस पर ध्यान देना है। तो इसमें देखो, इसमें क्या, ये इसको बाइसेक्ट कर रहा था, ठीक है, इक्वली। तो यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है कि इक्वल एंगल, ये एंगल आपस में इक्वल एंगल था, ऊपर से ये भी एंगल आपस में इक्वल है हाफ ऑफ पार्ट में। तो हम लोग क्या प्रूफ किए कि ये एंगल इसके इक्वल है ना, डी ए सी बी सी के बराबर। यानी क्या कहा, डी ए सी ये वाला एंगल किसके बराबर है, बी सी ए
इसके बराबर, यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है। तो आखिर देखो तो ये अल्टरनेट एंगल है ना, तो अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है, दैट मीन्स कब होता है अल्टरनेट एंगल, दो पैरेलल के सामने में जो ट्रांसवर्सल होता है वहाँ पे ये अल्टरनेट एंगल इक्वल होता है। तो अगर अल्टरनेट एंगल इक्वल हो गया दैट मीन्स ये लाइन पैरेलल है। उसी तरह ये अल्टरनेट एंगल अगर इक्वल है तो ये हमारा पैरेलल हो जाएगा। तो इससे प्रूफ हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। तो इस तरह प्रूफ हो गया कि ये क्या है, ABCD एक पैरेललोग्राम। क्यों? क्योंकि ये इसके पैरेलल प्रूफ हो गया। क्यों पैरेलल हुआ? क्योंकि अल्टरनेट एंगल हमको इक्वल मिल रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम लोग ध्यान दें तो इस तरह का डायग्राम बना था। यहाँ पे हमारा B था, C, यहाँ D, यहाँ पे A, ये आगे बढ़ा ये P, और इस तरह का ये इस तरह आया था, है ना। तो चूंकि ये एंगल हम लोग प्रूफ किए, देखो यहाँ पे इक्वल, ठीक है। तो ये अल्टरनेट एंगल है ना, अल्टरनेट एंगल इक्वल है, तो अल्टरनेट होने के कारण क्या हो जाएगा, ये लाइन पैरेलल। अल्टरनेट एंगल तभी इक्वल होता है जब पैरेलल लाइन होता है। तो इससे प्रूफ हो गया कि AD जो है वो पैरेलल है BC का। यहाँ से ये हमारा प्रूफ हो गया कि AD हमारा BC के पैरेलल है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दोगे कि पैरेलल हो गया, उसी तरह से ये एंगल इस एंगल के इक्वल, तो फिर क्या हो जाएगा, ये लाइन इस लाइन के पैरेलल, तो AB जो हो जाएगा वो CD के पैरेलल। तो इस तरह से दोनों हमारा पैरेलल हो गया, और ऊपर से AB पैरेलल CD दिया भी है, ठीक है। तो दो हम अपोजिट साइड्स आर पैरेलल हो गया। तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो दोनों अपोजिट साइड पैरेलल हो गया, इसलिए इससे प्रूफ हो गया कि ABCD क्या है, इज ए पैरेललोग्राम। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखोगे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 नंबर, इसको समझोगे, नहीं समझने से थोड़ा ये टफ लगता है। तो क्वेश्चन क्या बोलता है कि सो दैट द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम फॉर्म अ रेक्टेंगल। हमको दिखाना है कि पैरेललोग्राम के एंगल का जो बाइसेक्टर है वो रेक्टेंगल बनाता है। पैरेललोग्राम के एंगल का बाइसेक्टर, तो ये हमारा पैरेललोग्राम दिया हुआ है, ठीक है। ये जो एंगल बाइसेक्टर दिख रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर, ये फिर एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर, तो ये सब कहाँ मैच कर देगा, तो ये आगे इधर बढ़ रहा है, आगे इधर बढ़ रहा है, ये आगे इधर बढ़ रहा है, आगे इधर, यानी ये एक फिगर जो बन रहा है, इसी को प्रूफ करना है कि एक पैरेललोग्राम बन रहा है, इसको प्रूफ करना है। तो देखोगे इसमें लैंग्वेज तो क्या लिखना है, सबसे लैंग्वेज याद रखोगे कि लेट PQRS, ये जो यहाँ पे दिख रहा है PQRS, ये जो है ये क्या है, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जहाँ पे सब कट रहा है, देखो, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है किसका, बाइसेक्टर का। देखो ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर है, ये बाइसेक्टर में जो काट रहा है, तो इन दोनों को काट रहा है, ये बाइसेक्टर है, इन दोनों को काट रहा है, ये बाइसेक्टर है, इन दोनों को काट रहा है, ये बाइसेक्टर है, और ये बाइसेक्टर है। आप देखोगे तो जो हमारा PQRS है वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है बाइसेक्टर का, जो कि एंगल A, यहाँ पे A है, ये हमारा B है, एंगल A, एंगल B, एंगल C, D का ये बाइसेक्टर हो गया। उसके बाद अब ध्यान देना है कि ये पैरेललोग्राम ABCD का, तो इसमें अगर हम किसी एक को लेते हैं, मान लो सपोज करो, साथ लिखोगे कि इन ट्रायंगल, कोई भी एक ट्रायंगल ले लो, जैसे यहाँ पे A है, ये B है ना, तो इसका नाम ले लेते हैं, मान लो A ले लिए, S ले लिए, और अगर हम लोग B लेना चाहते हैं तो B भी ले सकते हैं, या फिर ये जो हमारा ट्रायंगल बनेगा APB, ये भी ले सकते हैं। तो इस तरह से जो भी ट्रायंगल एक बन रहा है वो ट्रायंगल हम लोग ले लेंगे। तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में ये बाइसेक्ट कर रहा है ना, DS जो है बाइसेक्ट कर रहा है एंगल D को, ये जो DS लाइन है
एंगल डी को बाइसेक्ट कर रहा है, और जो ये ए एस है, यहाँ पे ये जो ए एस है, अगर इसको इरेज करें तो ये ए एस है, ये ए बी था, ए एस है, ए एस एंगल ए को बाइसेक्ट कर रहा है, इसको बाइसेक्ट कर रहा है, काट रहा है, ठीक है। तो इधर ये इसको काट रहा है, इधर से ये इसको काट रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है। तो बाइसेक्ट करने के कारण यहाँ पे ध्यान दोगे कि जो एंगल डी ए एस है, ये डी ए एस, यानी ये इधर वाला एंगल डी ए एस, अगर ध्यान दें यहाँ पे ए और बी, तो डी ए एस ये वाला पार्ट प्लस ए डी एस ये वाला पार्ट, ठीक है। इधर वाला एंगल और इधर वाला एंगल, ये दोनों एंगल का समेसन, ठीक है। इन दोनों एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे कि ये दोनों एंगल जो है आपस में, तो इन दोनों का जो समेसन है एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस, इन दोनों के बारे में बात करेंगे। तो ये दोनों जो एंगल है ये बाहर वाले एंगल के इक्वल होगा कि नहीं होगा? होगा, एक्सटीरियर एंगल से होगा ना। तो अब देखोगे तो ये जो डी ए एस है, डी ए एस देखो, डी ए एस यानी ये वाला पार्ट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंगल ए का हाफ पार्ट है ये डी ए एस, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट। तो ये पूरा पार्ट एंगल ए है, ये पूरा, और ये क्या है? हाफ पार्ट। तो उसको क्या लिखेंगे? एंगल ए का हाफ लिखेंगे। उसी तरह से इसके पहले जो एंगल ए डी एस लिखे थे, ए डी एस ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो है, तो क्या लिखेंगे? एंगल डी का हाफ लिखेंगे ना। तो हाफ दोनों में कॉमन ले लिए, तो एंगल ए प्लस एंगल डी हाफ। तो एंगल ए प्लस डी कितना होगा? देखो तो ये ए पूरा और डी, चूँकि ये क्या है? पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम का जो ये दोनों एंगल होता है, दोनों का समेसन 180 होता है। तो ए प्लस डी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 180, 2 से डिवाइड देंगे 90 डिग्री, ये हमारा आ गया 90 डिग्री। तो किसका वैल्यू आ गया? 90 डिग्री। तो ये हम लोग लिए थे एंगल डी ए एस प्लस एंगल ए डी एस, डी ए एस ये वाला एंगल लिए थे, और एंगल ए डी एस ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल को लिए थे हम लोग। ये दोनों एंगल जो है बाहर के एंगल के इक्वल किए थे हम लोग, ठीक है। तो बराबर हमारा कितना आ गया? 90 डिग्री आ गया। तो याद रखेंगे डी एस और ए डी एस का वैल्यू 90 डिग्री आया। अब हम लोग जाते हैं इसके अंदर, इसका समेसन, इसका समेसन और इसका समेसन, इन तीनों का समेसन 180 देगा हमको, इन तीनों का समेसन 180 देगा। तो एंगल डी प्लस एंगल ए प्लस एंगल एस बराबर 180 देगा। तो डी प्लस ए का तो 90 हम लोग पहले लिख लिए थे, इसे पहले भी सॉल्व किए थे, तो 180। तो एंगल एस बराबर कितना आ गया? 90 डिग्री, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एस पर क्या आ गया? 90 डिग्री, ये तो प्रूफ गया। तो जब एस 90 डिग्री यानी डी एस ए 90 डिग्री हो गया, डी एस ए 90 डिग्री अगर हमारा आता है, तो इसका जो अपोजिट वर्टी है पी एस आर, वर्टिकल अपोजिट एंगल से ये भी 90 हो जाएगा। तो एंगल डी एस ए इक्वल टू एंगल पी एस आर इक्वल टू 90 डिग्री, वर्टिकल अपोजिट एंगल से इक्वल हो गया। वर्टिकल अपोजिट एंगल से भी 90 डिग्री हमारा आ गया। अब देखोगे इस तरह से प्रूफ हो गया कि ये क्या आ गया? 90 डिग्री आ गया। उसी तरह से हम इसको भी 90 प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी 90 प्रूफ कर सकते हैं, इसको भी 90 प्रूफ कर सकते हैं। इस तरह से हम सबको 90 प्रूफ कर सकते हैं। तो लिख दोगे सिमिलरली एंगल ए पी बी को 90 प्रूफ कर सकते हैं, एंगल एस पी क्यू को भी 90 डिग्री प्रूफ कर सकते हैं, एंगल पी क्यू आर को भी 90 प्रूफ कर सकते हैं, और एंगल एस आर क्यू को भी 90 प्रूफ कर सकते हैं। तो जब चारों एंगल हमारा 90 90 90 हो गया, ठीक है, तो पी क्यू आर एस कैसा हो गया? ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका सारा एंगल 90 डिग्री, तो ऐसा को क्या बोलते हैं? ऐसा, ये पहले तो पैरेललोग्राम था, तो ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें सारा एंगल 90 डिग्री हो, उसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगल। इससे प्रूफ होता है कि रेक्टेंगल है। आप लोग लिखते चलोगे, मेरे पास जगह नहीं इसलिए हम नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग इसको लिखते चलोगे साथ में, जैसे जैसे मैं बोलते जाऊँ उसको कॉपी में लिखते चलोगे। नेक्स्ट देखोगे, नेक्स्ट थ्योरम हमारे पास है कि
थ्योरम नेक्स्ट कहता है कि ए क्वाड्रिलेटरल इज अ पैरेललोग्राम। एक क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम होगा कब? इफ अ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल एंड पैरेलल। अगर अपोजिट साइड्स आपस में इक्वल और पैरेलल है तो वो क्वाड्रिलेटरल क्या कहलाएगा? पैरेललोग्राम। बस इसी पर एक क्वेश्चन हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। चलो क्या है यहाँ पर कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम। थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन ऊपर चला गया। ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम इन विच, ये डायग्राम दिया हुआ है जो ये एक पैरेललोग्राम का है जिसमें पी और क्यू जो है मिड पॉइंट है। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दोगे कि पी और क्यू जो है, यहाँ पे पी ढका हुआ है, पी ए हो गया और क्यू, ये दोनों क्या है? मिड पॉइंट है। पी और क्यू हमारा मिड पॉइंट है। किसका मिड पॉइंट है? तो ए बी और सी डी का। ये हमारा ए बी और ये हमारा सी डी। ठीक है, कह रहा है कि इफ़ ए क्यू इंटरसेक्ट डी पी, ये जो हमारा ए क्यू है, ये ए क्यू इंटरसेक्ट किसको? डी पी। ये हमारा जो डी पी है किस पर? एस पर इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एस पॉइंट है ना, तो एस पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है। उसी तरह से बी क्यू, ये जो बी क्यू और ये जो सी पी है ये आर पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो इतना करने के बाद अगर ऐसा हो रहा है तो हमको कहा जा रहा है कि सो दैट, दिखाइए क्या दिखाना है कि ए पी सी क्यू इज अ पैरेललोग्राम। तो ए पी सी क्यू कौन है? ए पी सी कहाँ है? सी क्यू। ये शो करना है कि एक पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम शो करने के लिए क्या? अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल होना चाहिए। बस यही प्रूफ करना है हमको। ठीक है, तो है बहुत इजी, हम लोग इजीली प्रूफ कर देंगे। तो जिसको प्रूफ करना है उसको हम लोग ले लेंगे। ठीक है, हमको जिसको प्रूफ करना है उसको हम लोग ले लेते हैं। अब हम लोग डायग्राम पे ध्यान देंगे। तो समझोगे, हमको ए पी सी क्यू को प्रूफ करना था तो ले लेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। जो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूँ वो लिख लोगे आप लोग, इन क्वाड्रिलेटरल ए पी सी क्यू। तो ए पी सी क्यू में ध्यान दो, क्या है? ये इसके पैरेलल, ए पी जो है क्यू सी के पैरेलल। क्यों? क्योंकि चूंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम, तो ये पूरा ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो ये अपोजिट साइड आपस में पैरेलल होगा। तो जब ये पूरा लाइन पैरेलल होगा तो ये आधा लाइन पैरेलल नहीं होगा, आपस में एकदम होगा। तो क्यू सी जो है वो ए पी के पैरेलल होगा ना। तो ए पी पैरेलल क्यू सी, ये सब प्रूफ हो गया। जब ये पूरा आपस में पैरेलल है ना, पैरेलल। और ये देखो यहाँ पे ध्यान दो कि ये जो ए पी है वो पूरा ए बी का हाफ है कि नहीं? ये ए पी और बी है ये, तो ये जो ए पी लाइन है ये पूरा ए बी का हाफ है, क्योंकि पी मेरा मिड पॉइंट है। ये क्वेश्चन में बोला गया है कि पी हमारा मिड पॉइंट। देखो क्वेश्चन पढ़ो, कहा गया है यहाँ पे, देखो कि इन विच पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट है, तो प्रूफ हो गया कि हमारा मिड पॉइंट है। अब समझोगे, पी जब मिड पॉइंट है तो क्या हो जाएगा? पी मिड पॉइंट है तो ए बी का हाफ हमारा ए पी नहीं होगा? ए बी का हाफ ए पी होगा। उसी तरह से ए पी जो है क्या है? ए बी का हाफ है। उसी तरह से सी क्यू में जाओ, ये सी क्यू क्या होगा? पूरा डी सी का हाफ होगा। डी सी का हाफ, समझे? हाफ होगा। और क्या दिया हुआ है कि ए बी इक्वल टू सी डी दिया हुआ है। ये जो ए बी है पूरा सी डी की इक्वल, क्यों ये दिया हुआ पैरेललोग्राम में, तो भाई इक्वल होगा ही होगा। ए बी इक्वल टू सी डी। अब यहाँ समझो क्या हो रहा है। यहाँ ए पी जो है ए बी का हाफ है, आधा है। ठीक है, ए बी बाई टू, यानी ए बी का आधा हाफ ए पी है। और सी क्यू का सॉरी डी सी का हाफ कौन है? सी क्यू है ना, हाफ। तो जब ए बी इक्वल टू सी डी है, अगर पूरा ए बी, मान लो कोई बड़ा चीज़ 100 किसी से इक्वल है तो वो भी 100 होगा। दो आपस में इक्वल हो गया 100। ठीक है, तो उसका हाफ आपस में इक्वल नहीं होगा। कहने का मतलब ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, तो क्या इसका हाफ आपस में इक्वल होगा कि नहीं होगा? ए बी और सी डी का इक्वल होगा ना। तो ए बी का हाफ कौन है? ए पी है। और डी सी का हाफ कौन है? सी क्यू है। तो यानी इससे क्लियर हो गया कि ए पी और सी क्यू आपस में इक्वल हो गया। तो लिख देंगे कि ए पी इक्वल टू सी क्यू। क्यों लिख देंगे? चूंकि ए बी सी डी इज ए पैरेललोग्राम एंड ए पी का वैल्यू क्या है? ए बी का हाफ है
और QC का वैल्यू क्या है, CD का हाफ है। इस बात को लिख लोगे, ठीक है। तो अब देखो इतना चीज़ मिल गया हमको, इतना सारा कि दो पैरेलल, इससे प्रूफ हो गया कि ये इसके पैरेलल है, ये भी हम प्रूफ कर दिए। फिर ये जो है इसका पूरा हाफ है, ये भी प्रूफ कर दिए। तो इससे प्रूफ होता है कि APCQ जो है एक पैरेललोग्राम है। उसी तरह से लिख दोगे सिमिलरली DPBQ इज अ पैरेललोग्राम, फिर सिमिलरली PSQR इज अ पैरेललोग्राम, और कुछ इसमें नहीं करना है, इसी तरह आप लिख लोगे। चलो अब हम लोग एक्सरसाइज में क्वेश्चन बनाते हैं। तो एक्सरसाइज में जाने से पहले हम लोग एक बात कर लेते हैं इसमें, कि मैं आप लोग कुछ बताना चाहता हूँ। कॉन्ग्रुएंस आप लोग पता नहीं कैसे पढ़े हो, नहीं पढ़े हो, तो मैं एक बार थोड़ा सा हिंट दूंगा कांग्रेस के बारे में, आप लोग उसको याद रखोगे कॉन्ग्रुएंस क्या होता है। मान लो कोई दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, ठीक है। अगर ऐसा कहा गया है कि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस है, तो उस कॉन्ग्रुएंस का मतलब हो गया कि यहाँ जो पॉइंट है वो ये पॉइंट के इक्वल होगा, ये पॉइंट इसके इक्वल होगा, ये वर्टिसेस इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल, ये एंगल इसके इक्वल। मेरा कहने का मतलब कि एग्जैक्ट यही एंगल इक्वल नहीं होगा, कहने का मतलब इसका सारा एंगल इसके सारे एंगल के इक्वल होगा, इसका सारा साइड इसके सारे साइड के। कब? अगर कह दिया जाए कि कॉन्ग्रुएंस है दोनों ट्रायंगल, तब। अगर कॉन्ग्रुएंस कह दिया जाए तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब होता है कि इसका सारा चीज़ एग्जैक्ट मैच करे। लेकिन अगर हमको कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने कहा जाए किसी ट्रायंगल में, तो वहाँ पे हमको सारा चीज़ इक्वल नहीं दिखाना है, कोई भी तीन चीज़ हम इक्वल दिखा सकते हैं। या तो तीनों साइड इक्वल करके दिखा दें, या दो साइड एक एंगल इक्वल करके दिखा दें, या दो एंगल एक साइड इक्वल करके दिखा दें। कोई भी तीन चीज़ें हम इक्वल दिखा देंगे तो वो कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। और कॉन्ग्रुएंस जब हो जाएगा तो वहाँ पे फिर से उसका मतलब यही निकालना है कि उसका सारा साइड, सारा एंगल, सारा वर्टिस इक्वल हो गया। आया बात समझ में? ये इसको बात को रखना है माइंड में, क्यों हम ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है। कहने का मतलब मान लो एक ट्रायंगल दिया हुआ है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ समझोगे ABCPQR, तो इसमें देखोगे मान लो AB 5 दिया हुआ है और PQ भी 5 दिया हुआ है, ये 3 दिया हुआ है, QR भी 3 दिया हुआ है, यहाँ पे 30 डिग्री और यहाँ पे भी 30 डिग्री। अब बोल रहा है, ठीक है, अब यहाँ पे बोला जा रहा है कि AC का वैल्यू निकालिए, ठीक है। यहाँ पे मान लो बोला जाएगा कि PR का वैल्यू निकालिए, अगर AC का वैल्यू 10 है तो PR का वैल्यू निकालिए। तो आप सोचोगे कि यहाँ 5 5 है, 3 3 है, तो यहाँ भी 10 10 होगा। तो गारंटी नहीं कि 10 10 होगा जब तक आप कॉन्ग्रुएंस नहीं देखोगे, ठीक है। तो इसमें कैसे कॉन्ग्रुएंस हो रहा है, तो एक साइड इक्वल हुआ, ये दूसरा साइड इक्वल हुआ, और एक एंगल इक्वल हुआ, यानी दो साइड एक एंगल, तो साइड एंगल साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया। कॉन्ग्रुएंस जब हो गया तो कॉन्ग्रुएंस का मतलब इसका सारा साइड इक्वल, सारा एंगल इक्वल, सारा वर्टिसेस इक्वल। तो इस तरह से ये AC जो होगा PR के बराबर होगा, तो AC 10 तो PR 10। लेकिन यही अगर यहाँ 30 डिग्री की जगह 60 डिग्री होता और ये 30 का 30 रहता, तब तो ये कॉन्ग्रुएंस नहीं होता। कॉन्ग्रुएंस नहीं होता तो फिर ये 10, लेकिन इसका वैल्यू कुछ पता नहीं चलता। आया बात समझ में? तो ये बात माइंड में रखना है। चलो तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो बहुत ईजी है, उसमें हम लोग ध्यान देते हैं। तो ये वीडियो थोड़ा लंबा होते जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि अब इसमें इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, पार्ट 1 पार्ट 2। तो इस पार्ट में हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे, अब क्वेश्चन नंबर 9 10 11 12 और एक्सरसाइज 8.2, ये दोनों जो है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 तक देखेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा होते चला जा रहा है। तो क्या क्वेश्चन है कि द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3 5 9 एंड 13। सिंपल सा क्वेश्चन है कि क्वाड्रिलेटरल है जिसका एंगल का रेशियो दिया हुआ है, तो कुछ नहीं, एक का 3x, एक का 5x, एक का 9x और एक का 13x। और हम लोग जानते हैं कि क्वाड्रिलेटरल का ऑल एंगल का समेशन कितना, 360 डिग्री। तो कुछ नहीं, सबको ऐड कर दो, 3x प्लस 5x प्लस 9x प्लस 13x इक्वल टू 360 डिग्री। ऐड कर दो, 3 5 8, 8 और 9 17 और 13, 30x इक्वल टू 360, 0 0 कैंसिल, 3 का टेबल से 12 बार में। तो x का वैल्यू हमारे पास आ गया 12 डिग्री। x 12 आ गया तो सब जगह x का वैल्यू डाल दो, 3x में 12 डिग्री तो 12 3 जा 36 डिग्री,
5x 12 5 जा 60 डिग्री, 12 9 जा 108 डिग्री, 15 12 जा 180 डिग्री। ठीक है, तीसरा से ये सारा एंगल का वैल्यू निकल गया। ये बहुत ईजी था, इसीलिए मैं इस पर ज़्यादा टाइम नहीं दिया। अब देखो क्वेश्चन, यहाँ से सारा क्वेश्चन थोड़ा सा आपको टफ लगेगा, तो यहाँ से समझते चलोगे। तो क्वेश्चन जो है वो हम लोग ध्यान देंगे। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो क्या दे रहा है कि पैरेललोग्राम है जिसमें उसका डायगोनल्स क्या है, इक्वल है, तो हमको शो करना है कि वो एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम पहले बनाएंगे, मानते हैं कि ए बी सी डी हमारा कोई एक पैरेललोग्राम है, बना लिया हम लोग ए बी सी डी। ठीक है, वही लिखेंगे लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। आप लोग लिख लोगे। हमको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है कि ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, ये बात लिखोगे। वी प्रूव दैट, वी हैव टू प्रूव दैट ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल है ये, प्रूफ करना है ए बी सी डी, ये चीज़ को हमको करना है कि ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल इसको प्रूफ करना है। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने का क्या रूल है, रेक्टेंगल अगर हमको प्रूफ करना है तो इसका क्या रूल है, रेक्टेंगल का क्या प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हम लोग को कोई एक साइड 90 डिग्री प्रूफ करना होगा। ठीक है, और इसका अपोजिट साइड जो है वो इक्वल करना होगा। तो चूंकि एक ये तो पहले से पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड तो इक्वल पहले से होगा ही होगा। बस हम अगर कहीं से 90 डिग्री ला दें तो ये प्रूफ हो जाएगा कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो देखो 90 डिग्री लाने के लिए ये हमारा डायगोनल है, इसको खींच दिया डायगोनल। अब 90 डिग्री लाने का सोचो, दिमाग लगाओ कि कब हम पहचानेंगे कि हमको अगर 90 लाना होगा तो कैसे दिमाग लगाएंगे। दिमाग लगाओगे कि कभी भी 90 कैसे लाओगे, तो हमेशा ऐसा ट्रायंगल लेना जो एक दूसरे का सटा हो। जैसे ये ट्रायंगल अगर ले रहे हो, ये अगर ट्रायंगल ये हो ना, ये ट्रायंगल, तो इससे सटा हुआ ट्रायंगल कौन है, ये देखो, ये ट्रायंगल, ये और ये वाला ट्रायंगल। तो इन दोनों में क्या हो रहा है कि ये एंगल और ये एंगल का सम 180 होगा, और फिर दोनों को हाफ कर देंगे तो 90 अपने आप आ जाएगा। या फिर अगर इधर लेते हैं हम लोग, तो इधर लेंगे तो ये वाला ट्रायंगल अगर लेते हैं, देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल अगर लेते हैं तो इसके साथ साथ ये वाला ट्रायंगल ले लो, ये वाला, समझे। यानी दोनों सटा हुआ ट्रायंगल लोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये हो गया हमारा। चलो हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो कोई भी ट्रायंगल लेते हैं हम लोग, ट्रायंगल ले लिए, इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी सी बी। ठीक है, कौन सा, हम लोग लिए ए बी सी ये ट्रायंगल और डी सी बी ये ट्रायंगल। ठीक है, ये दोनों मैच कर रहा है। ठीक है, एक ही साइड का। तो देखो इसमें क्या है कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है। कैसे हुआ, ए बी डी सी के इक्वल क्यों हुआ, चूँकि हमको पैरेललोग्राम दिया हुआ है तो अपोजिट साइड्स इक्वल। ठीक है, उसके बाद बी सी हमारा में कॉमन है। सब बात को लिखोगे, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको लिखना है क्या क्या है कॉमन, बी सी इक्वल टू बी सी, तो कॉमन है ये। उसके बाद ये जो ए डी जो है बी सी के इक्वल है, होगा ना। ये जो हमारा सॉरी क्वेश्चन में देखोगे क्या बोल रहा है कि इफ़ द डायगोनल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम इक्वल, और क्या दिया हुआ है कि पैरेललोग्राम का डायगोनल्स इक्वल दिया हुआ है, तो ए सी बी डी के इक्वल दिया हुआ है। तो ए सी इक्वल टू बी डी क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, गिवन। तो साइड 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 तीनों साइड इक्वल हो गया, तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल डी सी बी का। कैसे, बाई साइड 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 से। और जब ये एक बार कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल, इसका मतलब इन दोनों ट्रायंगल के बीच में सारा साइड सारा एंगल सब कुछ इक्वल होगा। तो जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका सारा एंगल इक्वल होगा, सारा एंगल इक्वल होगा ना। तो हम लोग बुद्धि लगा करके जस्ट बगल वाला एंगल इक्वल कर देंगे। ये ट्रायंगल में और ये ट्रायंगल में सब कुछ इक्वल बोला जा रहा है, तो इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, क्योंकि सब कुछ इक्वल है। तो इस ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है और इस बड़ा ट्रायंगल के अंदर ये एंगल आ रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होगा। तो हम लोग लिख देंगे एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल डी सी बी बाई सी पी सी टी। सी पी सी टी हमेशा कॉन्ग्रुएंस के बाद यूज़ होने वाला मेथड है, जिससे हम कोई भी साइड या एंगल को इक्वल कर सकते हैं। ये इक्वल कैसे हुआ समझ में आया, क्योंकि
अगर कोई दो ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंस हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका सारा साइड और सारा एंगल इक्वल, तो इसमें से ये भी तो एक एंगल है, तो ये भी आपस में इक्वल होगा। अब आप सोचोगे इसी को क्यों लिए, इसको इसलिए लिए क्योंकि डायग्राम मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे ध्यान दो, ए बी सी, तो क्या था, ए बी सी डी, ए बी सी, तो ये एक एंगल आ रहा है ए बी सी बी में, उसी तरह से अगला है डी सी बी, डी सी बी ये एंगल आ रहा। तो मैंने पहले बोला था कि अगल बगल का एंगल आना चाहिए ताकि इन दोनों का समेशन 180 हो जाए, बस इसीलिए मैंने लिया था, दोनों इक्वल हो गया। और हम लोग जानते हैं कि पैरेललोग्राम में कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ना, तो इंटीरियर एंगल का समेशन कितना 180 होता है, 180। तो एंगल ए बी सी प्लस एंगल डी सी बी को जोड़ने से 180 होगा इंटीरियर एंगल से, होगा ना, ये वाला पार्ट एंगल और ये वाला पार्ट 180। तो चूंकि ये दोनों आपस में इक्वल है ए बी सी और डी सी बी, तो हम लोग ए बी सी के जगह डी सी बी लिख सकते हैं, तो एंगल डी सी बी लिख दिए इस ए बी सी के जगह, और डी सी बी तो पहले से था 180, ये 2 टाइम्स हो गया ना, तो 2 टाइम्स डी बी सी इक्वल टू 180, तो 2 से ये कट गया 90, देखो आ गया डी बी सी, डी बी सी, तो हमारा निकल गया डी बी सी जो है 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि एक एंगल 90 डिग्री। तो जब ये एक एंगल 90 डिग्री हो गया तो क्या प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल। प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, रेक्टेंगल। बस रेक्टेंगल प्रूफ करने के लिए हमको यही चाहिए था। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज अ रोम्बस। हमको दिखाना है कि अगर क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है राइट एंगल पे तो एक रोम्बस है। आया बात समझ में, यानी हमारे पास एक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है, कुछ भी उसका नाम नहीं है, सिर्फ क्वाड्रिलेटरल है वो, ठीक है, ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, और बोल रहा है कि उसका जो डायगोनल है एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल इन 90 डिग्री पर, उसके डायगोनल से एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है। बस हमको प्रूफ करना है कि वो एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के रोम्बस का प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं क्या है। रोम्बस का प्रॉपर्टी, रोम्बस में क्या होता है कि जितने भी साइड होते हैं रोम्बस में, वो सारे साइड क्या होते हैं, सारा साइड इक्वल होता है रोम्बस में। तो ये बात हमेशा याद रखोगे कि रोम्बस के लिए हमको सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है रोम्बस में वो है सारा साइड इक्वल। सारा साइड अगर इक्वल रहेगा तो वो एक रोम्बस कहलाएगा। और कोई प्रॉपर्टी अगर आपको याद है तो बोलो, और कोई प्रॉपर्टी रोम्बस में क्या क्या प्रॉपर्टी होता है। मैंने स्टार्टिंग में वीडियो में जो स्टार्ट हो रहा था तो वहाँ पे मैंने आप लोग को प्रॉपर्टी बताया था कि प्रॉपर्टी क्या क्या है इसका। तो पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम, रेक्टेंगल, ये सब मैंने आप लोग को बताया था उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है। तो रोम्बस का प्रॉपर्टी में सारा साइड इक्वल होना चाहिए, और जो अपोजिट साइड है वो भी इक्वल होना चाहिए, और पैरेलल होना चाहिए, और जो अपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होना चाहिए। ये मैंने आप लोग को पहले बताया था। तो चलो इसमें क्या करेंगे हम लोग, तो इस ध्यान देंगे हम लोग, चूँकि हमारे पास ए बी सी डी लिखेंगे हम लोग कि लेट ए बी सी डी बी अ क्वाड्रिलेटरल हुज डायगोनल्स ए सी एंड बी डी, जो दोनों डायगोनल्स ए सी और बी डी वो क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। जो बात बोला वो हमने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर यहाँ पे ओ लिख दें सेंटर में, तो बाइसेक्ट कराना डायगोनल्स, दैट मीन्स क्या हो गया, ये ओ ए जो होगा ओ सी के बराबर होगा, और ये जो ओ डी होगा वो ओ बी के बराबर। बाइसेक्ट कर रहा है इक्वली, तो ये ओ सी ओ ए के बराबर, ओ बी ओ डी के बराबर। तो लिखोगे दैट इज ओ ए बराबर ओ सी और ओ बी बराबर ओ डी। ये बात को लिख लोगे, ठीक है। अब ध्यान दो, इतना हो गया। अब हमारे पास जो फिगर है उसमें वापस जाते हैं। ए बी, एक मिनट, ए बी सी डी, और यहाँ पे 90 डिग्री पे कट करा था ओ, तो ओ ए बराबर ओ बी, ओ सी बराबर ओ डी, इतना मिल गया था हमको। और हमको प्रूफ करने बोला गया है कि ए बी सी डी एक रोम्बस है। तो रोम्बस प्रूफ करने के लिए हमको दिखाना होगा कि जो ए बी सी डी है उसका अपोजिट साइड पैरेलल है, इक्वल है, और सारा साइड जो है वो भी इक्वल है।
तो सारा साइड इक्वल दिखाना है। तो सारा साइड इक्वल दिखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, दो ट्रायंगल लेते हैं, ए ओ डी, ये ट्रायंगल, ठीक है, ए ओ डी, और एक और ट्रायंगल हम लोग लेते हैं सी ओ डी, जस्ट सटा हुआ, ठीक है। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, दोनों ले लेंगे। तो दोनों ट्रायंगल ये देखो, तो इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में, इन दोनों ट्रायंगल में ए ओ डी और सी ओ डी में ओ डी दोनों में आ रहा है, तो ओ डी इक्वल टू ओ डी कॉमन हो गया हमारा। उसके बाद ओ ए जो है ओ सी के इक्वल होगा, ये जो ओ ए आ रहा है इस ओ सी के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये पहले दे दिया गया कि डायगोनल जो है कोऑर्डिनेटर का बाइसेक्ट कर रहा है, गिवन कर देंगे हम यहाँ पे, गिवन। उसके बाद एंगल ए ओ डी जो है एंगल सी ओ डी के इक्वल होगा, एंगल ए ओ डी ये एंगल सी ओ डी ये एंगल आपस में इक्वल होगा, ये भी हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये भी हमारा इक्वल हो जाएगा आपस में। तो इस तरह से क्या हो गया कि ये एक एंगल, ये दोनों साइड, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल। तो एक बार ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंस हो गया, दैट मीन्स उसका सारा साइड इक्वल, सारा एंगल इक्वल, सब कुछ इक्वल। तो जब कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसे हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ए डी जो है वो सी डी के इक्वल है, ये जो ए डी है वो सी डी के इक्वल है बाई सिम्प्लिसिटी से। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ग्रुएंस हो गया, कॉन्ग्रुएंस हो गया तो सारा साइड इक्वल हो गया, तो जो बचा हुआ था ए डी उस सी डी के बराबर हम लोग कर दिए। इक्वेशन 1, इसको हम याद रखेंगे आगे, ठीक है, इसका यूज है, सॉरी। तो इसका यूज आगे है, हम उसको याद रखेंगे। अब देखोगे तो हमारे पास ये आ गया हम लोग ए बी इक्वल टू प्रूफ कर दिए कि ए डी इक्वल टू सी डी, सिम्प्लिसिटी से, ठीक है, ए डी इक्वल टू सी डी प्रूफ कर दिए। इसी तरह से ये जो है हम लोग क्या लिए थे, यहाँ पे ध्यान देंगे, ए बी सी डी, यहाँ ओ था, तो हम लोग ए ओ डी लिए थे, ठीक है, और सी ओ डी लिए थे। इसको लेकर के हम लोग प्रूफ कर दिए क्या, कि जो ए डी है वो सी डी के इक्वल है। उसी तरह से ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर के प्रूफ कर देंगे कि ए बी जो है वो सी बी के इक्वल है। उसी तरह से हम लोग ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल लेकर प्रूफ कर देंगे कि सी डी जो है वो बी सी के इक्वल है। तो वही बात लिख देंगे सिमिलरली, लेके हमको प्रूफ करके दिखाने की जरूरत नहीं, खाली लिख देंगे सिमिलरली। ये तो ए डी बराबर सी डी हो गया, ए डी बराबर सी डी। उस तरह से ए बी बराबर बी सी, ए बी बराबर बी सी, बी सी बराबर सी डी। तो देयरफॉर इसीलिए जब ये सब बराबर हो गया आपस में, तो ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, ये आपस में इक्वल हो जाएगा। तो जब ये ऑल साइड इक्वल हो गया, तो रोम्बस में क्या होता है, ऑल साइड इक्वल होता है। जब ऑल साइड इक्वल तो आपस में अपोजिट साइड इक्वल होगा नहीं, सारा साइड तो आपस में इक्वल है, ये है, तो ये अपोजिट साइड भी इक्वल ही होगा, ठीक है। तो इससे प्रूफ हो गया कि ए बी सी डी क्या है, रोम्बस है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स। तो हमको दिखाना है कि जो स्क्वायर का डायगोनल्स है वो इक्वल है और एक दूसरे को राइट एंगल पे बाइसेक्ट करता है, वो देखना है। तो ये थोड़ा लंबा है, इसमें ध्यान दोगे कि काफ़ी टाइम इसमें 2-3 एग्जाम्पल लेके बताना पड़ता है, मतलब कि ट्रायंगल लेके बताना पड़ता है, इसमें थोड़ा आपको लंबा जाए, क्योंकि स्क्वायर का बहुत सारा प्रॉपर्टी होता है, उस सब प्रॉपर्टी को दिखाना पड़ता है आपको। जैसे सारा साइड इक्वल होगा, ऑल एंगल 90 डिग्री होगा और डायगोनल्स बाइसेक्ट करेगा, तो कुछ कुछ प्रॉपर्टी हम लोग शो करके उसको प्रूफ करेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखोगे तो ये हमारा ए बी सी डी एक मानते हैं कि क्या है, स्क्वायर है। दिखाना है कि उसका डायगोनल्स के बारे में ना, कि सो दैट द डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल, उसका डायगोनल्स जो होता है इक्वल होता है और बाइसेक्ट करता है 90 डिग्री पे। तो पहले इक्वल के बारे में सोचते हैं, बाद में 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेगा वो हम लोग देख लेंगे। तो लिखोगे लैंग्वेज में कि लेट ए बी सी डी इज ए स्क्वायर, ठीक है, लिख लोगे। और जो डायगोनल्स है वो ए सी और बी डी है, ए बी लिख लोगे कि डायगोनल्स आर दी ए सी एंड बी डी, और इंसेक्ट ईच अदर एट इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। अब क्या प्रूफ करना है हमको, प्रूफ करना है कि जो स्क्वायर है
उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं और आपस में इक्वल होते हैं, ये प्रूफ करना है। यानी हमको प्रूफ करना है कि AC जो है वो BD के बराबर है, ठीक है, और OA जो होगा वो OC के बराबर होगा, OB जो होगा वो OD के बराबर होगा, और AOB जो होगा वो 90 डिग्री होगा। इतना चीज़ हमको प्रूफ करना पड़ेगा यहाँ दिखाने के लिए। यानी ये AC जो है डायगोनल्स इक्वल दिखाना होगा, OA जो होगा OC के बराबर, OD जो है OB के बराबर दिखाना होगा, और AOB यहाँ पे 90 डिग्री दिखाना होगा। ये 3 चीज़ हमको दिखाना होगा। तो चलो हम लोग इसको बनाते हैं। चलो देखोगे, तो कोई भी 2 ट्रायंगल वो पर लेते हैं, तो ABC और DCB को ले लेते हैं हम लोग। ये जो हमारा ट्रायंगल है ABC इस ट्रायंगल को, ठीक है, और DCB इस ट्रायंगल को, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल ACB एंड DCB, ये दोनों को ले लिए। तो इन दोनों में देखो, तो इन दोनों में AB और CD आपस में इक्वल है, वो स्क्वायर है तो ऑल साइड इक्वल होगा, ठीक है। तो AB इक्वल टू CD, ठीक है, यहाँ लिख दो, क्यों, क्योंकि ABCD से स्क्वायर लिख दोगे। उसके बाद एंगल ABC जो है वो एंगल DCB के इक्वल होगा, ठीक है, क्योंकि जितने भी इंटीरियर एंगल सब 90 डिग्री होता है स्क्वायर में, तो एंगल ABC जो होगा इक्वल होगा किसके, एंगल DCB का। स्क्वायर का इंटीरियर एंगल का वैल्यू 90 डिग्री होता है। और इसमें देखो जो हम लोग लिए थे ट्रायंगल ACB में BC आ रहा, और फिर BCD में भी BC आ रहा, तो BC जो हमारा क्या है वो कॉमन है, तो साइड एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। तो ट्रायंगल ACB जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल DCB का बाय साइड एंगल साइड से। तो जब एक बार ये कॉन्ग्रुएंस हो गया दैट मीन्स इसका सारा साइड इक्वल, सारा एंगल इक्वल। तो यहाँ से हम लोग क्या प्रूफ कर लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे कि ये जो AC है ये डायगोनल, क्योंकि हमको डायगोनल चाहिए ना, हम साइड इक्वल करके क्या करेंगे, जो स्क्वायर है इसको साइड इक्वल होता है, ये डायगोनल से मतलब है। तो यहाँ से AC ले लेंगे और इसका BD ले लेंगे, तो प्रूफ कर देंगे कि AC बराबर BD बाई CPCT, क्योंकि सारा चीज़ कॉन्ग्रुएंस हो गया था, तो उसका ये वैल्यू भी इक्वल होगा, इसीलिए AC इक्वल टू BD, इक्वेशन 1। इसको याद रखेंगे हम लोग। अब क्या है कि ट्रायंगल हम लोग चेंज करते हैं इस बार। एक ट्रायंगल तो वो ले लिए थे ABCD, ये हो गया। अब हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ध्यान दोगे तो इस बार ट्रायंगल ले लेते हैं हम लोग कि AOB ये ट्रायंगल AOB, और COD ये ट्रायंगल COD, ठीक है। तो इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, तो सिंपल सा बात है, AOB और COD में यहाँ पे देखो तो AOB ये वाला पार्ट, और COD ये B है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करोगे, AOB ये और COD ये, ठीक है। इसमें ये एंगल वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो आपस में इक्वल हुआ। एंगल AOB जो है एंगल COD के इक्वल होगा वर्टिकल अपोजिट एंगल से, ये इक्वल हो गया। और दूसरा चीज़ क्या, और दूसरा चीज़ है कि एंगल ABO और CDO, ABO देखो ABO ये एंगल, और CDO ये एंगल इसके वर्टिकल अपोजिट ये अल्टरनेट एंगल से आपस में इक्वल होगा, अल्टरनेट एंगल से। तो एंगल ABO इक्वल होगा एंगल CDO, अल्टरनेट एंगल लिख लोगे। और BC दोनों में कॉमन है, तो BC इक्वल टू BC, तो 2 एंगल एक साइड, तो एंगल साइड से ये कॉन्ग्रुएंस हो गया। ट्रायंगल AOB जो है ट्रायंगल COD का कॉन्ग्रुएंस हो गया बाय किससे, तो एंगल साइड से। जब एक बार कॉन्ग्रुएंस हो गया तो उसका सारा चीज़ इक्वल हो जाएगा। तो सारा चीज़ इक्वल है, उसमें से हम क्या इक्वल कर लेंगे, उसमें से हम इक्वल कर लेंगे कि जो AO है वो OC के बराबर है, और जो OB है वो OD के बराबर है बाई CPCT। इससे प्रूफ हो गया कि डायगोनल्स क्या है, बाइसेक्ट करता है। और लास्ट एक प्रॉपर्टी बचा हुआ है कि उसका एंगल 90 डिग्री चाहिए, वो हम लोग निकालेंगे। तो 90 डिग्री के लिए देखो हम लोग क्या लेंगे कि चूंकि ट्रायंगल AOB और
AOB और COB में CPCT कॉन्ग्रुएंस था वो AOB लेंगे अगर हम लोग, मान लो ये फिगर है ABCD, तो ये O था, तो AOB ये ट्रायंगल और COB ये ट्रायंगल, इन दोनों को लेंगे, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COB, ये दोनों लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, OA बराबर OC, ये तो हम लोग ऊपर निकाल चुके हैं, इक्वल होगा। फिर OB और OB दोनों में कॉमन है ना, OB OB। उसके बाद और क्या है इसमें, जो AB है वो BC के इक्वल होगा कि नहीं होगा, ये AB BC का, क्यों, क्योंकि स्क्वायर का साइड है, स्क्वायर का सारा साइड इक्वल होता है। तो देखो यहाँ साइड से कॉन्ग्रुएंस हो गया, ट्रायंगल AOB जो है वो कॉन्ग्रुएंस हो गया ट्रायंगल COB का, और जब एक बार कॉन्ग्रुएंस हो गया तो इसका सारा साइड सारा एंगल इक्वल नहीं होगा, तो आपस में क्या इक्वल हो जाएगा, देखो तो तब आपस में हम लोग क्या इक्वल इसमें कर देंगे, जब सारा साइड सारा एंगल सब कुछ इक्वल हो गया तो यहाँ पे दो चीज़ इक्वल हम लोग कर देंगे, जिसका हम लोग का यूज़ है, ये एंगल इसके इक्वल कर देंगे हम लोग, या फिर ये एंगल इसके इक्वल कर देंगे, यानी एंगल AOB जो है एंगल COB के इक्वल हो गया बाय CPCT से, AOB COB के इक्वल हो गया। अब देखो AOB ये एंगल COB ये एंगल के इक्वल हो गया, हुआ। अब देखो ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे ऐसा एंगल कैसा बनता है, 180 बनता है, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 180 बनना चाहिए, तो एंगल AOB प्लस एंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री होना चाहिए लीनियर पेयर से। तो ये दोनों आपस में इक्वल है ना, तो AOB और COB के जगह में भी AOB 180 डिग्री, तो AOB दो बार हो गया, 2 टाइम्स AOB 180, तो 2 से ये कट गया, ये 90 डिग्री, तो AOB का वैल्यू कितना आ गया, AOB का वैल्यू 90 डिग्री। तो प्रूफ हो गया कि यहाँ पे 90 डिग्री बनता है। तो तीन चीज़ हम लोग को दिखाना था, वो तीनों चीज़ हम लोग दिखा दिए। तीसरा से ये प्रूफ हो गया कि स्क्वायर जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर। अगला है, यहाँ पे ध्यान दोगे कि सो दैट इफ द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल्स देन इट इज़ अ स्क्वायर। अब सही में वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो हम लोग एक काम करते हैं कि इसको पार्ट 1 यही रहने देते हैं, और पार्ट 2 जो है हम लोग उसमें क्वेश्चन 5, 6, 7, 8, 9, 10 5 से लेकर के जितना क्वेश्चन है और 8.2 इसको कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू एवरीवन।